तो मतलब आपने बिना कोचिंग के ही हाँ, कोई कोचिंग पीसीएस का एग्जाम इतना और अव्वल 7 दर्जे, स्टेट के निकाले थे। और वो भी 7 स्टेट का। पुलिस प्रशासन पर प्रभाव डालने के लिए आप पत्रकारिता करते हैं क्या? युवा जो हैं, बेरोजगार युवा हैं, ब्रांडेड पहनने के लिए शौक करते हैं। बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोबाइल हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, जो कि पैसा भी नहीं कमाते अपने पापा से। यूट्यूब कोई पत्रकारिता नहीं है, मतलब कंटेंट कि कैसे वो ग्रो कर सके। सफल हो, ग्रो हो। हाँ, ग्रो ठीक है, कैसे कर अब सकते देखिए सामने वो बैठा है जो ऑलरेडी ग्रो किया हुआ है, मेरे से ज्यादा ग्रो किया हुआ है, फिर भी मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। देखो आपकी पेज रैंक ऊपर कर देगा। आपने एक्सेप्ट क्यों किया? मान लो ट्रेन सामने से आ रही है, आप राइट। पटरी पे क्यों कूदे? अब पता है ट्रेन आ रही तो आप साइड रहो ना। 499 का आता है जूता, वही पहनता हूँ। शर्ट भी मेरी कोई 1000 से ऊपर नहीं होती है, ये भी होगी तो या तो 600 की होगी या 500 की होगी या 300 की होगी, ऐसे ही मेरे रहते हैं। तो अगर सर जैसे इसका अगर नेक्स्ट स्टेप जाएं, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कोई मिस्टेक कर दिया, किसी के साथ ऐसा हो जाए, जैसे हमारे ही एरिया में हो चुका है, तो उसके लिए प्रशासनिक तौर पे क्या स्टेप लिया जा सकता है? हाँ दिखा ये जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि सर के पास जो फोन है वो मतलब टूटा फूटा सा है, और उससे नहीं कोई काफी दिक्कत नहीं। रेडमी का सस्ता सा फोन है, है। 9000 का है। तो चेक कीजिए। नहीं, आप भी लोगों को बोलिए हाँ जी सर। कि कभी भी ऑफिस आपको ना कोई लिंक भेजता है, हाँ ना कभी आपसे कोई ओटीपी मांगता है। बोले सर बड़े मुश्किल में तो आपके प्रयास से वो ट्रेवल्स वाला पैसा दिया था, 39,000 रुपये मिला था, 37,000 रुपये मेरे कट गए अभी। 35 साल होता है सिविल सर्विस में, जनरली अदर अलग अलग स्टेट्स में। अच्छा। मैं उसमें 34 साल का हो गया था कि यार अभी भी तो 1 साल है, देखते हैं करते हैं। तो 1 ही साल मेरे पास समय था, और उसी 1 साल में मैंने पूरा फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी की, और 8 स्टेट में डिफरेंट 8 स्टेट्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ज़्यादातर में मेरा मेंस भी निकला। कुछ जगह इंटरव्यू में डेट क्लेश कर गया था। 3 जगह फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। तो मैं गिना देता हूँ। मैं हिमाचल में मेरा हुआ सिलेक्शन। अच्छा। हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड। 7 जगह। 7 तो सातों जगह सातों आपका जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। मुझे हँसी भी आती है, बहुत सारे लोग जो निकलते हैं वो इंटरव्यू में लिखते हैं मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं 16 घंटे पढ़ता था। अरे भाई घंटों से कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब पे अकाउंट बनाए, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाए, फेसबुक पर अकाउंट बनाए, और रात के डालें और सुबह तक वायरल हो जाए। ये गढ़वा में ही नहीं, मुझे लगता है और कहीं भी ऐसा हो सकता है। सबको लगता है कि एसडीएम मतलब जमीन का अधिकारी है। सिर्फ जमीन के को आपकी गलती नहीं है। अच्छा जी सर। अच्छे अच्छे एडवोकेट्स को भी लगता है कि जमीन का है तो आपके पास आना है। कॉफ़ी विथ एसडीएम। तो सर जब आप कॉफ़ी विथ एसडीएम करते हैं तो क्या आप सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं? जैसे क्या है ना कि आपसे जब मिला ना तो थोड़ा मैं अपने क्षेत्र में हाईलाइट हो गया हूँ। अरे ये एकदम फैक्ट है सर। कि अरे, जब से मैं मतलब आपके कॉफ़ी विथ एसडीएम में से आया हूँ, हाँ। मतलब एक्चुअल पूरा हाईलाइट हो गया। हर अरे कोई आप खूब देश भर में हाईलाइट हो। हाँ। तो हर कोई पूछने लगे कि तो आपके बारे में भी कुछ लोग जिनको जानकारी था वो बताने लगे कि सर पहले पत्रकारिता करते 10 साल थे। में पत्रकार था। तो मतलब ये पत्रकारिता मतलब जब जॉब में आए नहीं उससे नहीं 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 नहीं, हाँ। जॉब में तो बाद में आया। जी। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ सामाजिक क्रांति लाने की इच्छा है तो पत्रकारिता बहुत अच्छा एक माध्यम है। मैं उसमें बात ये 2002 की शायद होगी। 2-3 मैगज़ीन्स में मैंने दिल्ली जाकर के जॉइन किया। जाकर के पत्रकारिता में जॉइन करने मेरा काम नहीं था। मैं गया था तैयारी करने के लिए। लेकिन किसी तरह संपर्क में पत्रकारों के आ गया। तो एक नीति युद्ध मैगज़ीन थी, स्टार्ट उससे किया। और बहुत सारे लोकल मैगज़ीन्स थी, उनमें जुड़ गया, लोकल अखबार में जुड़ गया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या ग्रुप है, हिंदी अखबार है नवभारत टाइम्स, उसपे भी कुछ हाँ है। उसमें स्टिंगर के रूप में लिखना शुरू किया। बाद में लगा कि यार मैं जो चाहता हूँ वो नहीं लिख पा रहा हूँ। कुछ लिखते थे और कट के कुछ बन जाता था। कभी-कभार हमारे संपादक जी नाराज़ हो जाते थे, जिस मैगज़ीन में थे कि ऐसा क्यों लिखा? ये तो एकदम गलत है। तो हमने कहा सर मेरे विचार हैं, मेरा लास्ट में क्या हुआ कि 2003 में मुझे लगा कि मुझे अपना अखबार निकालना चाहिए। अगर अब हम जो हम चाहते हैं, जिस रूप में हम पत्रकारिता को चाहते हैं, जिस रूप में हम तथ्यों को पेश करना चाहते हैं, अगर हम वो स्वतंत्रता से लिखना है, तो हम किसी के बैनर तले नहीं लिख सकते। तो मैंने 2003 में शायद मार्च-अप्रैल की बात रही होगी, अप्लाई किया। नेताजी सुभाष
चंद्र बोस के जो है विचारों से बड़ा प्रभावित था, तो उन्हीं के नाम पर मैंने अखबार निकाला, वीर सुभाष अपना खुद का। अखबार। हाँ, वीर सुभाष आवेदन किया RNI में, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया में, अच्छा, अच्छा। लाइसेंस मतलब पंजीकरण के लिए। जद्दोजहद रहा, बड़ा 4-6 महीने बड़ा संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गाजियाबाद रहता था और दिल्ली से रजिस्ट्रेशन होना था। पूरा देश का तो अखबार का रजिस्ट्रेशन एक ही जगह से होता है, दिल्ली RNI से। तो टूटी-फूटी एक बाइक थी, उसे दौड़ाता था। 2-3 महीने दौड़ाने के बाद जो है सारा चीज़ें क्लियर हो गई, सारा डिक्लेरेशन हो गया, टाइटल मिल गया, अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन हो गया, मिल गया। अगस्त 2003 को मेरा पहला अखबार निकला। इत्तेफाक था कि उस दिन क्रांति दिवस था, तो मुझे लगा कि यार ज़रूर कुछ ना कुछ संयोग है कि क्रांति दिवस को ही मेरा पहला दिन रखा, मतलब उसे क्रांति करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से अखबार के माध्यम से मैंने क्रांति की। क्रांति इस रूप में कि बुंदेलखंड का इलाका था, उस समय 2007 की बात है। 3-4 साल तो एस्टेब्लिश करने में लग गया अखबार को। 2006-7 में बड़ा अकाल टाइप का आया था बुंदेलखंड इलाके में, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। खूब लिखा, सूखा पर लिखा, चूँकि डाक लाइसेंस फ्री और 25 पैसे में डाक लाइसेंस जाता था। सभी मिनिस्ट्रीज़ को भेजता था, पूरा दम भर लिखने के बाद। भई आपने लिख दिया और कोई पढ़ा नहीं, तो भी बेकार लगता है कि कौन पढ़ेगा? अब छोटे अखबार को कौन मार्केट से खरीदेगा? तो जो बँटता था मान लो सर्कुलेशन में तो था ही। ऐसे ही भेजते थे हम, सारे ऑफिसेज़ में भेजते थे। एक रिकॉग्निशन दिल्ली में, ऐसे ही मतलब कि बिल्कुल फ्री में? वो फ्री सप्लीमेंट कॉपी फ्री जाती थी। तो मेरा कहना है कि उससे भी एक वहाँ पहचान मिली। धीरे-धीरे लगा, जैसे आज हमने क्या कहा कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। आज हाँ, यूट्यूब है, कल कुछ और आएगा। आएगा। तो जब मुझे लगा कि यार अखबार के साथ-साथ उस समय दौर था कि अचानक से बहुत सारे चैनल आ रहे थे। IBN 7 फलाना-फलाना नए-नए। शुरुआत में सिर्फ एक ही था, प्राइवेट में आज तक था। जेन टीवी भी हुआ करता था, बाद में फिर और आने लगे। तो मुझे लगा यार इसके साथ-साथ मुझे कोई ये पकड़ लेना चाहिए, डिजिटल मतलब कि टेलीविज़न चैनल पकड़ लेना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स पकड़ना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चैनल पकड़ने के लिए भई कैसे एंट्री मारें, क्या करें? फिर आया कि वहाँ जाएँगे तो फिर उसी की चलेगी, जो चाहेगा वो नौकरी करेंगे तो। हमने कहा नौकरी कर नहीं सकते हैं, अपना चैनल चला नहीं सकते हैं, क्या तरीका अपनाया जाए? तो वही नोएडा फ़िल्म सिटी के आस-पास में खूब घूमे, क्या तरीका है अगर हम ऐसे जुड़ना चाहें कि नौकरी भी नहीं करनी पड़े और चैनल भी नहीं खोलना पड़े। तो वहाँ मालूम चला कि अगर आप आधा घंटा टाइम खरीद लेते चैनल में या 20 मिनट का टाइम खरीद लेते हैं, तो आप अपना प्रोग्राम चलाइए जो चलाना है। बस एंटी सेंसर नहीं होना चाहिए, मतलब सेंसर के खिलाफ नियमों के कुछ विरुद्ध ना होना चाहिए। आप चला सकते हैं। तो मैंने 3-4 चैनलों में टाइम खरीदा। शुरुआत एक से की, साधना चैनल हुआ करता था, अब पता नहीं यहाँ है कि नहीं है। राकेश गुप्ता जी का चैनल था, झंडेवाला में उनका झंडेवाला में उनका ऑफ़िस था, वहाँ जाकर के मैंने प्रयास किया का जो है, उन्होंने मुझे टाइम दिया। बोले इतना पैसा लगेगा। ठीक, व्यवस्था की, नया-नया शौक था। जो थीम लेके चला था कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिखाऊँगा, जो एकदम स्क्रैच से उठा है, नीचे से उठाया है और एक मुकाम हासिल किया है। उसका कार्यक्रम का मैंने नाम रखा था अनथके कदम, कि ऐसे कदम जो थके नहीं। मतलब पहले से हुँ, जो प्रिंट मीडिया हम लोग जो काम करते थे 2007 से काम किए हैं, हुँ, अब उसका क्रेज बहुत दिखता नहीं है। उस पर प्रभाव प्रशासन के, पुलिस प्रशासन का हम लोग खबर भी लिखते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होता है। हुँ। इस पर क्या करें हम लोग? क्या किए, मतलब क्या विशेष करने की ज़रूरत है? पुलिस प्रशासन पर प्रभाव डालने के लिए आप पत्रकारिता करते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ आप हो। जनहित के मुद्दे उठाइए, आपका काम है मुद्दे उठाना। अब उस पे क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं प्रभाव पड़ता है, एक अखबार एक प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करता है। अब उसको किस पे संज्ञान लेना है, किसको नहीं लेना है, उस पे आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी को प्रभाव में डालने के लिए पत्रकारिता करते हैं, तो वो भी पत्रकारिता का एक विकृत स्वरूप है। आपको ना इधर प्रभावित करना, ना इधर प्रभावित करना। आईना आपको प्रभावित नहीं करता है, वो जो है वो दिखाता है केवल, ठीक है? ये बदलता स्वरूप पत्रकारिता का है, आपने एकदम सही बोला। आप मतलब पत्रकारिता जो है समाज का दर्पण, जो दिख रहा है वो आपको दिखाना है बस, आपको अपना रोल वो करना है। सभी विंग को, प्रशासन को अपना रोल करना है, पुलिस को अपना रोल करना है, जज करने वाली पब्लिक है। ये जज पब्लिक को करना है कि देखिए अखबार ने छापा फिर भी प्रशासन ने काम नहीं किया, या पुलिस ने काम नहीं किया, या उसने काम नहीं किया। सबके दायरे बटे हैं। आपको इसलिए न्यूज़ नहीं छापना है कि इससे हम अमुक अधिकारी को दबाव में ले लें, या इस व्यक्ति को हम दबाव में ले लें, वो नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है। आनन-फानन में जो अभी यूट्यूब चैनल जो चल गया है, न्यूज़ चैनल, हुँ, उसमें मसालेदार खबर के लेके अभी मतलब जल्दी से फ्लैश करने के चक्कर में उल्टा-पुल्टा हरसी दीर्घी कर ये सब करके फ्लैश कर देता है जल्दी से खबर को। लेकिन कहीं न कहीं उसमें कुछ देखते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक चैनल में या यूट्यूब चैनल में कि बहुत सारा गलतियां होती हैं यूट्यूब कोई पत्रकारिता नहीं है, जो वो एक प्रकार का यूट्यूब सोशल नहीं सुनिए सुनिए सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म ही है, ठीक है। उन लोग चला देता है मोबाइल पे बहुत सारा चीज हम्म, चटपटा करने के कारण कुछ घटना हुई नहीं है और बहुत सारा चीज बढ़ा चढ़ा के बोल देता है चढ़ा देता है हाँ और ठीक है। हम लोग को डांट मिलता है कि आप लोग वहाँ गए नहीं है किए नहीं है हम्म, सारा चीज हो जाता है लेकिन स्थल पे हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वैसा नहीं पाया जाता। वैसा नहीं पाया देखिए अब इसमें उस दिन भी बोले थे हम हाँ कि ये सोशल मीडिया पे उसी व्यक्ति को रहना है जो समझदार है, अगर वो थोड़ा भी कम समझदार है तो वो गुमराह हो जाएगा। अब आपको परोसा जा रहा है, उसमें एडल्ट कंटेंट भी मिलेगा, आपको क्रिमिनल कंटेंट भी मिलेगा, उसमें कैसे गुनाह करें वो भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आपको क्या लेना है वो आपको देखना है। कोई न्यूज अगर आती है वो न्यूज सही है या गलत है ये भी जज आपको ही करना है, व्यूअर को ही करना है, आपको कोई समझाने नहीं आएगा। आपके पास फोन आता है कि आपको लोन दिया जा रहा है, ये भी आपको खुद तय करना है कि गलत है कि सही है। कभी इस पर एक सेशन जरूर चलाइएगा, फेक न्यूज को हम कैसे पहचानें। मैं स्टेट में इस पर ट्रेनिंग देता था, सारे पुलिस कई एसपीज को भी मैंने ट्रेनिंग दी है, फेक न्यूज को कई जिलों के बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग दी है, स्टेट लेवल देता था मैं कि कैसे पहचान लें। हम तुरंत बता देंगे, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप हमें कोई भेजिए, हम बता देंगे कि फेक न्यूज है कि सही है, ठीक है। तो वो आपकी ही जिम्मेदारी है। किसी ने नहीं कहा कि आप यूट्यूब लॉगिन करो, आपने फेसबुक लॉगिन किया, आपने यूट्यूब, आपने गूगल सर्च किया, आपके यहाँ अलर्ट कंटेंट आने लगा, तो आपने खुद इनवाइट किया। अब आपको देखना है किनको ब्लॉक करना है, किनको देखना है, किसको इग्नोर करना है, किस पर रिएक्ट करना है, किसको लाइक करना है, किसको शेयर करना है, आप पर है। अगर आपका लगता है कि हमारा इतना बौद्धिक स्तर नहीं है कि हम पहचान पाए, तो उनके लिए वो सोशल मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया एकदम सतर्क और अलर्ट लोगों के लिए है। कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, सर आपका जो है ना फेक फेसबुक रिक्वेस्ट आया है। हमने की ठीक है, तो सर आपसे वेरीफाई करने के लिए फोन किया था हमने कि जब पहले लाइन में ही आपने बोल दिया कि आपका फेक फेसबुक आईडी आया है, तो अब वेरीफाई काहे कर रहे हैं यार। दसियों हजार 25,000 लोग जुड़े होंगे मेरे, सब पर वेरीफाई करेंगे। आपका बेसिक क्या कह रहा है कंसेंस, तो वो कह रहा है सर मेरा तो कॉन्सेंस तो कह रहा है कि उसको ब्लॉक कर दें। हमने वही करो, ब्लॉक करो। और हमने कि इतने सारे मेरे फोटो पड़े हैं, कोई कहीं से उठा के फेसबुक में लगाने में कितने दिन लगना है, या प्रोफाइल पे कहीं से लगा दो। आप हाथी का लगा दीजिए आईडी, आप हीरोइन का लगा दीजिए आईडी, आप किसी कार्टून का लगा दीजिए, कौन मना कर रहा है, कोई लगा सकता है, हमारा भी कोई कर सकता है। तो अब आपको देखना है, 2-3 चीज देखना है कि संजय कुमार एसडीएम आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजेगा, पहले तो ये सोच लीजिए। दूसरा, आपको मैसेंजर पे क्यों मैसेज करेगा, इतना फालतू बैठा है वो। उस कोई, या हम ही नहीं, कोई भी एसडीएम कितना फालतू हो गया, आपको मैसेंजर पे चैट करेगा। दूसरा, उसके और अभी 3 ही फ्रेंड हैं, क्या वो इस पद पर है, उसके अभी तक 3 ही फ्रेंड आए होंगे। जब नया नया बनता है 3-4 फ्रेंड होते हैं। तो ये सब चीजें आप देख कर उसको तुरंत ब्लॉक कर दिए, फर्जी है। इसमें सर एक मेरा सवाल रहेगा, जैसे आजकल जैसे मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट आता है कि मेरा ना मेरे पास ना एक वीडियो कॉल आया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आता है, और वो क्या करते हैं कि उसमें अडल्ट दिखा मैं देते वही हैं। कह रहा था भाई, सुनिए, मैं रोक रहा हूँ। जी जी वीडियो कॉल आया, हाँ आपने एक्सेप्ट क्यों किया। मान लो ट्रेन सामने से आ रही है, आप राइट पटरी पे क्यों कूदे। अब पता है ट्रेन आ रही, तो आप साइड रहो ना। जब पता है कि वहां से वीडियो कॉल आ रहा है, वो आपका सेव नहीं है, हाँ। क्यों उठा रहे आप। तो उठाना ही नहीं है भाई। जब वीडियो कॉल आपको अपने लोगों को उठाने हैं ना, कि हाँ। अगर कोई कर देगा, हाँ उसमें मैं गलती आपकी ही मानूंगा। वो तो मान लो अपराधी है ये, हाँ वो तो ठीक कर है, ही रहा वो है। अपराधी है, घूम रहा हो, उस काम उसका ही है, ब्लैकमेल करना है। लेकिन हम ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं, हमने क्यों उठाया है, हमने अपने इंद्रियों को क्यों नहीं बस में कर पाया है कि जो है ये होगा, कोई होगा, नहीं उठाना है, नहीं उठाना है ऐसे। तो अगर सर जैसे इसका अगर नेक्स्ट स्टेप जाएं, जैसे अगर मान लीजिए ऐसा कोई मिस्टेक कर दिया, किसी के साथ ऐसा हो जाए, जैसे हमारे ही एरिया में हो चुका है, तो उसके लिए प्रशासनिक तौर पे क्या स्टेप लिया जा सकता है। देखिए, जब भी आप कोई कॉल करते हो ना, जी तो पिछले 1 साल से बता रहा है कि कुछ भी ऐसा होता है 1930 पे कॉल करें, 1930 पे कॉल करें, अभी तक आपको 1930 याद नहीं हुआ, बड़ी बात नहीं है। नहीं वो जो बल्कि हम लोग ऊब गए सुनते सुनते। लेकिन पब्लिक को अभी भी जागरूकता नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी हो जाए, आपको कोई एडल्ट कंटेंट भेज दे, आपको कोई ब्लैकमेल करे, या कोई आपको निकासी कर ले, कुछ भी करे, इमीडिएटली 1930 आपको सब रास्ता मिल जाएगा, वहीं पे। सब बता देगा वो। इसके लिए नेशनल लेवल पर चल रहा है। और कई लोग तो इरिटेट हो जाते हैं कि यार काहे इतना इतना वो फोन करने पहले बताता है, जब पूछते हैं कि उसने बताया क्या है,
तो भूल जाते हैं, हमें इसलिए बार-बार कह रहे हैं शायद याद हो जाए आपको, वो याद करना है। इसी लाइन में एक और मेरा सर सवाल याद आ गया। जैसे है क्या ना कि आजकल मैंने कुछ लोगों का फ़ोन व्हाट्सएप जो है वो हैक हो जाता है। होता क्या है ना कि जैसे अबुआ आवास लिस्ट, हुँ, पीएम किसान लिस्ट, हुँ। है ना? तो इस तरीके के एक एपीके आता है और लोग उसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस चक्कर में कि मतलब क्या है मेरा भी तो नहीं है नाम आ गया। और उसमें क्या होता है कि मुझे टेक्निकल फील्ड से हूँ तो थोड़ा-सा मुझे आइडिया है हुँ। कि उसमें मैसेजेस ऑटोमेटिक एक पर्टिकुलर नंबर पे सेट रहता है और फॉरवर्ड हाँ, होने वो लगता तो है। है। तो तो आप भी उसमें उनको दिखाता आप है ना भी कि लोग आप किए अपना चेक कीजिए, नहीं, नहीं, आवाज़ आप भी लोगों को बोलिए हाँ जी सर। कि कभी भी ऑफ़िस आपको ना कोई लिंक भेजता है, हाँ, ना कभी आपसे कोई ओटीपी माँगता है। अब आप ओटीपी दे दे रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है। आपको किसी लिंक पे किया सेलेक्ट नहीं करना है। जो भी आपको किया जाएगा या तो आपको प्रज्ञा केंद्र भरवाया जाएगा राइट। या आपको वहीं बुला के समझाया जाएगा। कोई योजना का आपके पास लिंक नहीं आएगा कि इस पर आप क्लिक कीजिए। एकदम क्लियर है, नहीं आएगा। मतलब इसको आप ये कीजिए कि कहीं भी कोई लिंक आती है समझ लीजिए फर्ज़ी है वो। और और वो फ़िशिंग है। मैं एक हाँ, तरीके का एक तरह का 100% फ़िशिंग है वो। मैं छोटी घटना बताता हूँ। जी सर। मैं नगर विकास विभाग में था। मेरा एक ड्राइवर था, राजेश थापा, अभी भी है। तो थापा जी एक दिन फ़ोन किए शाम शाम को। बोले सर बड़े मुश्किल में तो आपके प्रयास से वो ट्रैवल्स वाला पैसा दिया था। 39,000 रुपए मिला था, 37,000 रुपए मेरे कट गए अभी। हमने कैसे कट गए? हमने किसी को ओटीपी बताया, बोले हाँ सर, ओटीपी तो नहीं बताया था लेकिन हाँ, कुछ मिलता-जुलता बता दिया था। हमने कैसे? तो फिर खुद उसको हँसी भी आ गई। हमने हमने क्यों हँस रहे हो? बोले सर वो बार-बार भेज रहा था तो हम उसको उल्लू बनाने के चक्कर में थे। कि जो है ना उसको गलत बोले एक बार बताया तो गलत बता दिया, दोबारा फिर पूछा गलत बता दिया। कह रहा 20 बार पूछा। मैंने सोचा एक बार सही बता के देखता हूँ तो कह रहा मैंने बताया तो कह रहा वो कट गया। तो हमने हमने तो तुम ऐसा कर क्यों रहे थे? बोले मुझे लगा कि देखते हैं कि ये फर्जी है कि सच से कटता है कि नहीं कटता है। तो कट गया। तो वो अब हमारे घर में स्पीकर ऑन था, बच्चे इतने हँसे कि यार बताइए तो मोहम्मद गौरी हो गया कि एक बार आँख पलट गया, दोबारा आँख पलट गया। और सामने वाला कितना पेशेंस है, बार-बार भेज रहा। वो तो कह रहा है मैं बार-बार बोलता था कि नहीं सर आपका ओटीपी गलत है। बोलता अच्छा ठीक है दोबारा भेजिए। कह रहे फिर मैंने गलत बताया। फिर बोल गलत बताया। कह रहे 20 बार हो गया। तो हमने भाई तुमने आनंद लिया 20 बार तो अब भी पैसा एक पैसा का भोगो। एक कहावत अब भी क्या हो सकता है सर? हमने ठीक है उसमें 1930 वगैरह नहीं था। हमने वहाँ संबंधित थाना प्रभारी थे, हमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उनके पास भेज दिया भाई देख लो उसका क्या है एफआईआर लिख सकते हैं क्या है? हुआ नहीं हुआ उसका मिला नहीं लेकिन कहाँ मिलता फिर? तो हमें भी तो अलर्ट रहना है। उसको राइट। खेल नहीं समझना है। सोशल मीडिया हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, ये खेल नहीं है। ये हर कोई जानता है, गरीब से गरीब आदमी जानता है, अनपढ़ से अनपढ़ कि ओटीपी सेंसिटिव चीज़ है। हाँ, नहीं बताता देना है। देना नहीं चाहिए। नहीं बताता नहीं है वो। पता नहीं उसमें कैसे वो बता देता है। तो जितना जागरूकता आ जाएगी कि हमें कोई ओटीपी नहीं बताना है, कोई बैंक ओटीपी नहीं माँगता है आपसे। माँगेगा मान लो वहीं पर अगर कुछ करा रहे हो आपके सामने तो अलग बात है। तो हाँ, उसमें मैसेज भी आएगा कि ओटीपी किस लिए माँगा गया है। राइट। इवन हम जैसे अभी हम लोग सरकारी अधिकारी हैं, तो हमारे पास तो दिन भर ओटीपी आते हैं। हमारे मान लीजिए 20 अकाउंट हमें देखना है। उसमें लिखा होगा लेकिन कि ये ओटीपी किस काम के लिए आया है। तो हमारे में आएगा कि इस बिल नंबर के लिए इतने अमाउंट का यहाँ के लिए ओटीपी आया है। ठीक है? तो ये डिजिटल दुनिया में आप जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे, हाँ, दिस इज़ पूरा ओटीपी फॉर यूज़र आईडी इतना-इतना फॉर इस यूज़र मैंने इसके लिए इस काम के लिए ओटीपी है। मेरा कहना यहाँ ये था कि सरकारी कोई ओटीपी अगर माँगा जाता है, तो लिखा रहेगा कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन के लिए है या इसके लिए है या फलाने चीज़ के लिए है। या आईसीआई बैंक के अमुक अकाउंट नंबर से इतने पेमेंट के लिए इस कंपनी को पेमेंट करने के लिए ओटीपी है। ऐसे आता है ना अब? राइट सर। सारी कंपनियाँ अभी अब और ऐसे करने लगी हैं। यहाँ तक सर इसमें एक और अपडेट आ गया है कि जैसे अगर गवर्नमेंट से अगर कोई मैसेज आती है, तो उसमें जी लिखा हुआ रहता है हाँ, लास्ट में। नंबर नहीं रहेगा। हाँ, लास्ट में जी भी लिखा रहता जी है, लगाएँगे एस लिखा या रहता हाँ, है। हाँ, हाँ। हाँ, वो चीज़ का प्रचार कीजिए आप। उसमें राइट वो सर। पूरा सिंटैक्स इस सिंटैक्स से आएगा, हाँ। किसी मोबाइल नंबर से नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और जैसे आम जनता भी ये वीडियो देख रही है, तो आपसे एक चीज़ पूछना चाहेंगे, जैसे अभी हमने कहा कि अबुआ आवाज़ का वगैरह-वगैरह का आता है, तो आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये जो मेरे पास लिंक आया, जो मेरे पास मैसेज आया, वो स्पैम है? आम जनता को कि लिंक किसी भी प्रकार की लिंक को क्लिक करना ही नहीं है। आपके पास हम लोग कोई विभाग का किसी योजना में आपको लिंक नहीं भेजते। वन सीधा लेबल का फ़ॉर्मूला मान लीजिए। कोई यहाँ से लिंक नहीं भेजी जाती है बस। म ना कोई लिंक भेजी जाती है, ना आपसे कोई ओटीपी फ़ोन करके माँगा जाता है किसी भी सरकारी योजना में, बस। जो भरवाया जाएगा वही भरवाया जाएगा या आप खुद अपने यूज़र आईडी से भरेंगे। या तो यहाँ भरेंगे, तो हाँ, आपके सामने ही भरवाया जाएगा
या जैसे सब चीज़ मित्र हैं, मान लो किसान मित्र, फलाना हाँ, मित्र, हाँ। सबके वो आइडेंटिफाइड है कि ये व्यक्ति भरवाएगा। ऐसा भी नहीं कि कोई ऐरा-गैरा, हाँ, सबके लिए डिसाइडेड है। एक वो भरवाएँगे आपका फॉर्म। पदाधिकारी ऑफिसर। हाँ, कोई ना कोई डेडिकेटेड होगा और कभी कोई लिंक तो भेजी ही नहीं जाएगी और कभी फ़ोन करके ओटीपी नहीं माँगा जाएगा, नेवर। अगर मतलब उसमें बताएँगे इसमें भेजा जाएगा, इसमें नहीं भेजा जाएगा, लोग कन्फ्यूज़ होंगे। हाँ, मतलब क्लियर है कि भेजा नहीं जाएगा। अगर आता है तो फ्रॉड है। आता है तो फ्रॉड है। हाँ, नहीं आप ही अगर मान लो लॉगिन कर रखे हैं और आपने उसपे सेंड ओटीपी में किया, फिर ओटीपी आता है, वो तो आपको तो फिर आपको हाँ, भरना ही है। ये तो वो जानकारी तो है। जानकारी है। तो आप सभी जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आज मेरे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का बात है और गर्व की बात है। बात ये है कि हमारे समक्ष हमारे ज़िले के अनुमंडल के पदाधिकारी, हमारे सर एसडीएम सर, अ अ, डिप्टी कलेक्टर सर हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अनोखा वक़्त है और आप सभी के लिए भी है क्योंकि सर से मैं भी बहुत कुछ सीखूँगा और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है थैंक यू, हमारे थैंक यू, इस थैंक यू स्टूडियो राजाराम जी। में थैंक यू, और थैंक यू, आम जनता को आप सिखाने के थैंक लिए यू, अपना कीमती समय जो थैंक निकाले यू, हैं, उसके थैंक लिए यू, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, थैंक यू। तो सर मैं आपसे सबसे स्टार्टिंग में जानना चाहूँगा कि जब आप इस पद को ग्रहण किए थे सर, तो उस समय क्या आपकी फीलिंग थी? जब आप इस एसडीएम पद को इतना बड़ा गौरवान्वित पद को आप स्वीकार किए, तो उस समय आपकी क्या अनुभव रहा? और आम जनता को आप अपना फीलिंग्स कैसे शेयर करेंगे सर? दरअसल सरकारी सेवा में आने से पहले भी मैं लगभग सिमिलर काम में ही था। अच्छा। पत्रकारिता भी और सोशल वर्क भी लगभग सेम ही काम है जी, जी। और इसीलिए शायद था कि मैंने झारखंड प्रशासनिक सेवा को ही पहला चॉइस दिया था। अन्य राज्यों में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन चूँकि वहाँ पर मुझे प्रशासनिक सेवा नहीं मिली। अच्छा। एक जगह मुझे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट मिला, एक जगह मुझे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का मिला। तो मुझे लगा कि वहाँ पर उतना मैं सर्विस नहीं कर सकता हूँ। अगर पब्लिक सर्विस करना है, तो सही मायने में पब्लिक सर्विस तो सिविल सर्विस ही है। तो उसी का मैं कह सकता हूँ एक्सटेंडेड रूप था। मैं बहुत अच्छा। ज़्यादा बहुत कुछ मुझे नयापन नहीं दिखा कि लगभग बस ये था कि पहले मैं लकीर की उस तरफ से काम कर रहा था एज़ ए अच्छा, अच्छा। पत्रकार ओके। और लकीर की इस तरफ काम करने लगा, पाले की इस तरफ काम करने लगा। तो मकसद वही था कि समाज के लिए कैसे काम किया जाए और आज भी चाहे मैं किसी भी विभाग में रहा हूँ, किसी भी पद में रहा हूँ, इन लगभग 12-13 साल की सर्विस हो गई मेरी और शायद डेढ़ दर्जन पदों पे रह चुका हूँ। डेढ़ दर्जन पदों पर रह चुका हूँ, विभिन्न पदों पर। विभिन्न पदों पर, अच्छा। अलग-अलग पदों पर, अलग-अलग कार्यकाल में। मेरा एक कार्यकाल साल, 6 महीना, 8 महीना छोटा ही रहता है जनरली, तो मैं रह चुका हूँ। लेकिन हर जगह मैंने यही कोशिश की कि मैं कैसे पब्लिक ओरिएंटेड बनूँ, जन उन्मुख बनूँ कि प्रशासन बहुत छोटा है पब्लिक के सामने, पब्लिक की सेवा के लिए ही एक समाज का एक बहुत छोटा-सा रूप है प्रशासन। तो समाज क्या चाहता है, किस रूप में प्रशासन चाहता है, जी। पहले उसको समझो तब एडमिनिस्ट्रेशन करो। तो जो आपका क्वेश्चन था कि आप क्या खुशी इस अनुभव? सेवा में आकर के आप क्या अनुभव किए थे? तो स्वाभाविक है कि ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी महत्वाकांक्षा थी कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ। ये अलग बात है कि उस समय जब यूपीएससी की एज थी, तो उसमें मैं यूपीएससी नहीं दे पाया। मैं अलग दुनिया में था कि दिल्ली अच्छा, में अच्छा। पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मैं अलग हवा में था कि अरे! तो ये भी अपने आप में हम अच्छा कर सकते हैं। जब राइट। मैं ओवर एज हो गया यूपीएससी से, अच्छा, तो इसकी तब जॉब की आई, तब सरकारी नौकरी के दिमाग में आई, वही अंतिम समय में। 35 साल होता है सिविल सर्विस में जनरली अदर अलग-अलग स्टेट्स में। अच्छा, मैं अच्छा। उसमें 34 साल का हो गया था। ओह! तब मेरे आया कि नहीं यार पत्रकारिता में मैं उतना नहीं कर सकता हूँ जितना मैं खुद मुख्य धारा में आके कर सकता हूँ। पत्रकारिता में आप मुद्दा उठा सकते हैं हम, लेकिन इम्प्लीमेंट हम नहीं कर सकते हैं। राइट तो सर। मुझे लगा फिर कि यार अभी भी तो 1 साल है, देखते हैं करते हैं। तो अच्छा। 1 ही साल मेरे पास समय था और राइट। उसी 1 साल में मैंने पूरा फुल डेडिकेशन के साथ तैयारी की और 8 स्टेट में डिफरेंट 8 स्टेट्स में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। अच्छा। ज़्यादातर में मेरा मेंस भी निकला। कुछ जगह इंटरव्यू में डेट क्लैश कर गया था। 3 जगह फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। उसमें से जो मुझे बेस्ट लगा कि झारखंड में चूँकि ज़्यादा काम करने के स्कोप है, राइट। थोड़ा-सा यहाँ पर अभी और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तो मुझे लगा कि जहाँ चुनौती है वहाँ स्वीकार करना चाहिए। जनता की सेवा यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से की जा सकती है, तो मैंने राइट इसको सर। फिर एज़ ए चॉइस की डिप्टी कलेक्टर यहाँ मिला है, तो फिर मेरी पसंदीदा जॉब थी, तो मैं यहाँ करने पर की आ गया। स्वीकार
अब किसी को पसंदीदा जॉब मिल जाए तो और जिसको वो जीना चाहता हो हाँ तो खुशी का तो कोई बात ही नहीं है। एकदम सर, हाँ, अनुभव और स्वाभाविक है, अलग ही वो लेवल। उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपने सर यहाँ पे एक शब्द कहा कि मैंने अलग अलग स्टेट में हम्म। 7-8 जगह अप्लाई किया, हाँ तो क्या एक आम मतलब जो स्टूडेंट है वो अलग अलग जोन में अलग अलग स्टेट में हाँ कर कर सकता है क्योंकि हमारे देश में एकल संविधान है राइट। और पूरे देश में कहीं भी नौकरी कर सकता है, पूरे देश में कहीं भी जाके रह सकता है और कहीं का भी वो सेवा योजना में प्राप्त कर सकता है, बशर्ते कि कोई उस स्टेट ने कोई बाध्यता वो न लगाई हो, प्रतिबंध न लगाए हो। अच्छा बहुत सारे स्टेट्स 3rd ग्रेड और ग्रेड 4 में प्रतिबंध लगा देते हैं कि हमारे स्थानीय नागरिक होना चाहिए, लेकिन ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जो मतलब क्लास 1 क्लास 2 के लिए उसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कहीं भी जा सकता है। और चूंकि पीसीएस तो ग्रेड 2 मतलब अच्छा समूखा की नौकरी है, तो इसलिए कहीं दिक्कत ही नहीं थी। अब मैंने इतने सारे क्यों दिए? मैंने कहा हाँ। एक ही साल है, अगर ओह, एक जगह नहीं हुआ तो फिर चांस चला गया। हाँ ज्यादा जगह दूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांस ज्यादा मिलेंगे और कहीं भी रहूंगा, पब्लिक तो हर जगह है, राइट सर। पब्लिक का काम तो वहां भी करने को मिलेगा। तो मैं गिना देता हूँ, मैं हिमाचल में मेरा हुआ सिलेक्शन, अच्छा हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, 7 जगह, 7 तो सातों जगह सातों आपका जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। प्रीलिम्स प्रीलिम्स निकल गया। हाँ निकल गया। अब मेंस में था कि यार सातों की तैयारी करेंगे, सिलेबस सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो हमें सातों करेंगे तो हो सकता है स्कैटर्ड हो जाए, एक का करें तो भी रिस्क तक पता नहीं हुआ, तो क्या होता, मैंने 4-5 का फिर मेंस का किया। राजस्थान मेंस दिया, यूपी मेंस दिया, हिमाचल मेंस दिया और झारखंड मेंस दिया, और बिहार और झारखंड का एक पेपर सिर्फ एक दिन टकरा रहा था, तो हमने कहा एक छोड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है। तो चूंकि बिहार में उस साल राज्य प्रशासनिक सेवा मतलब डिप्टी कलेक्टर वाली पोस्ट नहीं थी, अच्छा यहाँ थी, तो हमने कहा यार दो में से एक छोड़ना था, किसको चुने? हमने कहा झारखंड को, क्योंकि यहाँ मुझे था कि मुझे सिर्फ डिप्टी कलेक्टर बनना है। अच्छा, मतलब माइंड में पहले ही हाँ, आपका कि डिप्टी सेट था। कलेक्टर ही बनना है और कुछ नहीं। पुलिस सेवा मेरी ऑप्शन में भी नहीं था, ऑप्शन 7 ऑप्शन भरे 6 भरे जाते हैं, मेरे ऑप्शन में भी नहीं था, मुझे था कि यही बनना है। इसके तो बाद हाँ जी, मेंस हुआ, हाँ, अब इंटरव्यू किसको किसको दिया जाए, अच्छा तो उसमें फाइनली सिलेक्शन 3 जगह हुआ। अब उसमें भी किसको किया जाए, तो झारखंड को किया, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी टॉप 10 में था। अदर स्टेट में सामान्यतः लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, वहाँ हाँ, की अलग क्वेश्चन, अलग जीके सब कुछ अलग होता है, और हल्का फुल्का साक्षात्कार में भी फर्क पड़ ही जाता है भाई, कि अलग भाषा का है सबका। तो फिर भी मेरा सिविल सर मतलब हमारे 219 लोग लिए गए थे, शायद 7 या कुछ ऐसे रैंक थी, तो हाँ सर, मैंने वो खुश क्रॉस चेक किया था और अच्छा एक्चुअल में आपका अच्छा 7th रैंक था सर। चलिए चलिए और आपने एक पोस्ट भी किया था, बताया भी था कि ये मेरे लिए बहुत ही गर्व का बात है और मुझे टॉप 10 में जगह हाँ, मिला। राइट ये था कि कहीं भी जॉब लग जाए, आज जो लास्ट जिसके पास हो कि हाँ जिसकी मॉर्निंग हो तो पूरा दिन पड़ा है। अब जिसकी रात का 11 बज गया हो कि अब दिन समाप्त होने वाला है 12 बजे, तो वो तो चाहेगा कि जो मिले उतना सही है। राइट सर। तो ये था कि कोई भी सरकारी जॉब ऐसी मिलती जिसमें हम पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, उसमें भी मेरा अगर मनचाही मिल गया तो बेस्ट। अच्छी बात है। अच्छा सर, इसी में मेरा एक और सवाल याद आ गया। ये जैसे आपने कहा कि मैं पत्रकारिता भी कर रहा था, अपना खुद का पेपर भी चला रहा था, और उसी समय आपका एक माइंड में आया कि नहीं, मुझे और इसे सर्विस को और एक्सपेंड करना चाहिए, मैं एक्शन ले सकूं, वैसा काम करना चाहिए। तो उसमें आपने ये जो तैयारी किया, जो 1 साल आपके पास बचा हुआ था, उसमें आपने कैसे अपना शेड्यूल बनाया था कि नहीं, मुझे साथ साथ अलग स्टेट के सारे सिलेबस को भी चेक करना है? तो ये आपका पल कैसा रहा था सर? देखिए होता क्या है, ज़्यादातर स्टेट्स में लगभग सिलेबस कॉमन होता है, अच्छा अच्छा और अब थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। उस समय मेरे समय 2011 के आसपास का दौर है, अच्छा अच्छा तो उस समय ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे अच्छा। कि आपको 2 वैकल्पिक विषय रखना है। हाँ तो और उसी दौरान मैंने विषय भी चुने, और वो विषय मैंने कहीं जीवन में पढ़े नहीं थे। अच्छा, मैं एकदम फ्रेश साइंस नया। बैकग्राउंड से था, हाँ और साइंस बैकग्राउंड से मुझे पता चला कि सिलेक्शन का रेट कम है, तो नए कोई 2 सब्जेक्ट चुनने थे। जल्दी से आनंद फानंद 2 सब्जेक्ट चुन लिए, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र से मेरे कभी जीवन में पाला नहीं पड़ा था, लोक प्रशासन से कोई पाला नहीं पड़ा था। अब उनकी चुनने के पीछे का कारण भी था कि लोक प्रशासन में वही पढ़ना है कि एक लोक प्रशासक को जो आगे करना है, अच्छा ये कलेक्टर क्या कर सकता है, एक डिप्टी कलेक्टर क्या कर सकता है, जनप्रतिनिधियों से उसको कैसे संबंध बना के रखना है, जनता को कैसे खुश करना है, कल्याणकारी योजना को कैसे धरातल तक ले जाना है, जनता से अच्छा संवाद कैसे रखना है, संविधान को धरातल पर कैसे उतारना है, उन मतलब हर चीज़ें वो वही सब उसमें पढ़ा जाता है। तो मुझे लगा कि
इस सब्जेक्ट को लेने से मुझे प्रेरणा मिलेगी अच्छा। कि एक प्रशासक क्या क्या कर सकता है, उसके क्या क्या दायरे हैं। और दूसरा समाजशास्त्रियों, चूंकि सोसाइटी के वेलबींग के लिए था कि समाज के सिद्धांतों को, समाज को और बेटर समझ पाएंगे, समाज की थ्योरीज को, तो मैंने 2 सब्जेक्ट रख लिए थे कि पढ़ते पढ़ते भी मोटिवेशन मिलेगा, हाँ। इसलिए दोनों रखे और वो मेरा चॉइस ठीक रहा। अब जो आप क्वेश्चन की थी कि अलग अलग राज्य वाला, जी, जी सर। तो हर स्टेट भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रखता था। अच्छा। अब उसमें भी लोक प्रशासन और समाजशास्त्र रख दिया। अब लोक प्रशासन का तो सिलेबस सेम है लगभग, तो मेरा एक की तैयारी करने में सभी को दे पा रहा था मैं। अच्छा। सिर्फ प्रीलिम्स में अंतर हो जा रहा था। प्रीलिम्स में एक होता था ऑप्शनल सब्जेक्ट, हाँ, हाँ। इन 2 में से कोई एक रखना होता था। तो मैंने सभी प्रीलिम्स में मैंने लोक प्रशासन रख लिया। प्रीलिम्स में कोई एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है और मेंस में 2 रखने पड़ते थे उस समय। तो सब जगह लोक प्रशासन रख लिया, तो लगभग सिलेबस सेम था। तो जब मुझे पता है एक तैयारी करने में जब वो भी वही निकल मेहनत- सकता है, वो भी निकल सकता है, वो भी निकल सकता है। अंतर कहाँ आ रहा था, जो सेकंड पेपर प्रीलिम्स का होता था, अच्छा। वो हर स्टेट अपना कस्टमाइज बनाता है ओह, कि हमारे यहाँ की संस्कृति समझो, भाषाएं समझो, हमारे यहाँ नदियाँ कौन है, हमारे यहाँ ट्राइब कौन सी हैं, क्या लोग ताकि जो अधिकारी आ रहा है वो हमारे राज्य को समझता है कि नहीं समझता है। राइट। तो उसमें करते थे कि एक शेड्यूल बना के, कैलेंडर बना के रखे थे कि 15 दिन बाद अमुक एग्जाम है। हाँ। तो लगातार 10 दिन सिर्फ वही पढ़ते थे लोकल। बाकी तो मैंने एक अपना बैकग्राउंड बना ही लिया था कि इस सब्जेक्ट में मैं पारंगत हूँ, वो सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, हो जाएगा, सिर्फ उतना पढ़ना होता था। फिर आ गया कि तुरंत 10 दिन बाद कहीं और का है, तो उस 10 दिन सिर्फ वहाँ का लोकल पढ़ा। तो ऐसे करके स्ट्रेटजी से मेरे सभी निकल गए। तो कितने घंटे की पढ़ाई आपकी होती थी? मैं देखिए इस घंटे घंटे से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रखता हूँ। हमने देखा होगा अक्सर मुझे हंसी भी आती है, बहुत सारे लोग जो निकलते हैं वो इंटरव्यू में लिखते हैं मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं 16 घंटे पढ़ता था। अरे भाई, घंटों से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 1 घंटा पढ़े हो, 2 घंटा पढ़े हो, आपने कितना कंटेंट ग्रास्प किया। अब मान लो आप 24 घंटा बैठे हो, नींद ले रहे हो, पढ़ते जा रहे हो और आपका ग्रास्प कुछ नहीं हो रहा। इसलिए ये बात अलग है कि मात्रा का फर्क पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर मन नहीं कर रहा तो सो जाइए। मेरे साथ क्या था, जब मेरा अखबार बंद हो गया, हाँ। अब भाई वो तो बंद करना पड़ेगा। 2010 में मैंने अखबार बंद कर दिया, बड़े बेमन से बंद किया। उसके 2 कारण थे, तो तैयारी करना था, दूसरा मुझे स्पॉन्सरशिप जितने हमारे थे, अखबार बना विज्ञापन चलता नहीं है, हाँ, वो भी सब हाथ खींचने लगे थे, अरे क्या यार, कब तक तुम, हम मदद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे वो उसको हमने छोड़ दिया। बेरोजगारी की स्थिति आ गई, तो अब क्या करें कि पढ़ भी सकें, नौकरी कर नहीं सकते थे। अच्छा। तो मैंने साइड में दिन में ट्यूशन पढ़ाता था, और साथ में आप तैयारी रात में तैयारी करता था, क्योंकि दोनों बच्चे भी उसमें तक हो चुके थे, बच्चे भी पढ़ रहे थे। अच्छा, आपकी शादी भी शादी भी हो चुकी थी 2003 में। अखबार और शादी एक साथ, जुलाई में शादी हुई, अगस्त में अखबार निकाला 2003 में। अभी बात तो 2010 की थी। तो बड़ा बेटा, मतलब बेटा बड़ा है, वो 7 साल का या 6 साल कुछ का था, और बेटी 1 या 2 साल की थी। अच्छा। तो अब उस समय तो घर भी देखना है, हाँ। दिल्ली में रह के खर्चा भी निकालना है अपना, और बेटा स्कूल भी जाने लगा था, उसका भी देखना, सब कुछ करना। तो ये सोच कर के सोचा कैसे करेंगे। तो अपना फिजिक्स का मैंने ट्यूशन शुरू किया घर पर ही, सिंपल से बाहर एक बोर्ड लगा दिया। अच्छा। बोर्ड लगाते ही बच्चे आ गए, तो 30-35 हज़ार रुपये मेरा उससे आने लगा। तो मेरा, हालांकि उस फिजिक्स से मुझे उस अपने इसमें कोई फायदा नहीं मिला। अगर लोक प्रशासन का पढ़ाता तो मेरा अच्छा होता, लेकिन लोक प्रशासन का पढ़ने कोई नहीं आता तो कौन पढ़ने आता। तो फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाता था। दिन भर माथा बच्चे के बाद, शाम को घर का जो काम धाम सब हुआ, सामान लाना, ये करना, वो करना, सब हुआ, बच्चों को सुला दिया। इसके बाद 11 बजे से मुझे टाइम मिलता था, तो 11 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ता था। आपका शेड्यूल था? शेड्यूल था, 4 बजे पढ़ता था। और मैं पता नहीं, हमेशा रात्रि चल रहा हूँ, रात्रि में ज़्यादा और सुबह लेट। और इसके बाद फिर उठता था मैं 11 बजे। तो आप कहिए, मतलब 5-6 घंटे पढ़ता था। और लेकिन 5-6 घंटे में, और 1 साल की तैयारी में ऐसा रहा कि अभेद्य रहा कि कोई परीक्षा ऐसे नहीं फेल हुआ मैं। अब मान लो जहाँ का मैं दिया ही नहीं, अलग बात है। हाँ। भाई 10 जगह जॉब तो नहीं करते, तो एक ही तो करते, एक जगह करना है। और वो भी अच्छी जॉब थी। जो असिस्टेंट कमिश्नर मेरा यूपी में, चूंकि गृह राज्य मेरा यूपी है, मुझे वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर मिला था। यहाँ से उसकी सैलरी ज़्यादा थी, मेरा घर भी था, फिर भी मैंने इसलिए चुना कि यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर प्रशासनिक सेवा थी, सिविल सर्विस थी, सीधा पब्लिक से जुड़ी हुई थी। मेरा मकसद पब्लिक से था, पैसा मेरा मकसद नहीं था। इसलिए मैंने ज़्यादा सैलरी वाला भी छोड़ करके, अपना घर भी छोड़ करके मैंने यहाँ पर, जबकि यूपी झारखंड से कहीं ना कहीं विकसित, कई मामलों में विकसित है, लेकिन मैंने उसको छोड़ करके मैंने कहा यहाँ पर मेरा जरूरी है। और वो आपकी दिखती भी है सर, कि जो भी मैंने अपने आपके सोशल मीडिया देखा। नहीं, सोशल मीडिया में तो हर चीज़ नहीं डाली जा सकती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भूमिकाओं को
हाँ। जो भूमिका जहाँ पर मिले वो सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाता हूँ, प्रयास जरूर करता हूँ। लेकिन तो सर, ये जो आपने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया और जो उसके लिए आपने डिसाइड किया था, तो क्या इसके लिए आपने कोई कोचिंग संस्था कुछ नहीं, भी कोई करते थे, क्या नहीं करते थे? अरे अब घर का खर्चा चलाना भारी था, कोचिंग कहाँ करते हैं, और कब करते, एक साल था कोचिंग पहले टाइम देते हैं कि अपने यहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं कि घर परिवार देखते हैं कि पढ़ाई करते हैं, कोई कोचिंग नहीं। तो मतलब आपने बिना कोचिंग के ही हाँ, कोई पीसीएस का एग्ज़ाम इतना और अव्वल सात दर्जे, स्टेट के निकाले थे। और वो भी 7 स्टेट का। एक और मैं कहूँगा, जी सर। बहुत लोग कहते हैं कि माध्यम का फर्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता होगा एग्जामिनर की एटीट्यूड पर पड़ता होगा। हाँ हाँ। अ, मेरा सभी एग्जाम मेरे हिंदी मीडियम के थे। हिंदी, चूँकि हिंदी से एक लगाव भी था, हिंदी में पकड़ भी थी, हिंदी का अखबार भी निकाला। अच्छा। जब खुद आप संपादक रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आपकी शैली अच्छी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि यार उस काम में मैंने 10 साल बर्बाद कर दिए। बर्बाद कुछ नहीं होता है, हाँ। वो भी आपको काम आता है। आज शायद मुझे अगर सारा मीडिया यहाँ पसंद करता है तो कहीं ना कहीं इसलिए ही पसंद करता है कि मेरी उस शैली पर एक पत्रकार की हो। एक बार जो पत्रकार रहेगा वो जीवन में पत्रकार रहता है वो, हाँ। तो उनको लगता है तो मेरी बिरादरी का आदमी है और उसी टेस्ट का आदमी है। अब मुझे पता होता है कि कौन चीज कैसे क्लिक करेगी, कौन चीज को पब्लिक अच्छी तरीके से देखेगी, कौन चीज मेरी पॉजिटिव वाइब्स पैदा करेगी, मुझे पता है। और उस पत्रकारिता का मुझे एग्जाम देने में फायदा हुआ। लोग कोचिंग करते हैं आंसर राइटिंग के लिए, अच्छा। कि कैसे हम किसी विषय पर लिखें। अब हम तो संपादकीय ही लिखे 7 साल तक, और ये देख करके कि मेरा तो भाई चीफ मिनिस्टर को भी पढ़ना है अखबार, हो सकता है पीएमओ के पास भी जाए, कहाँ कहाँ, वो सब ध्यान में रख के लिखते थे। तो कितना सोच विचार के लिखते होंगे, सोचिए। एक संपादक होता है, उस पर कितने दार, वो क्या लिख रहा है, वो बहुत जिम्मेदार, वो पीआर एक्ट की तरह सीधा जिम्मेदार होता है वो, कि क्या जा रहा, वो उसी में नहीं पूरे अखबार में क्या जा रहा है उसके लिए पूरा जिम्मेदार होता है वो संपादक। तो पूरा 16 पेज का अखबार पूरा जब देखता था, वो लिखता था, गलतियां काटता था। तो आज भी आदत है, मेरा कोई भी विभाग रहे, कोई लेटर आता है मेरे सामने में, एक बार में मैं साइन नहीं करता हूँ, 2-4 उसमें कठिन रह जाए, वो आदत वही पड़ी है। लाइन काट दूंगा, इसको चेंज करके लाओ, इसको ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो अब वो मेरा यहाँ पर वो परफेक्शन दिखाने में काम हो रहा। कभी जो आपने एक्सपीरियंस किया 7 साल अपने पत्रकार, वो मेरी बेंच में काम आया। अच्छा। भाई सोशोलॉजी क्या है? सोशोलॉजी वही है जो एक पत्रकार करता है। आप सोशोलॉजी के सिलेबस देखें तो उसमें होगा कि आतंकवाद के क्या कारण है, परिवारों में विघटन का क्या कारण है, ठीक है, अशिक्षा के क्या कारण है, लिंगानुपात क्यों बदल रहा घट रहा है, इसका क्या कारण है, गरीबी के क्या कारण है, समाज में जो कुछ हो रहा उसी को तो पत्रकार दिन भर जीता है। तो मुझे सोशोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ा। वो सारे जो मेरा हमेशा लिखते थे, समाज की चीज़ें लिखते थे हमेशा, तो मुझे उस बेंच पे काम आया और आज भी काम आया वो चीज़। यहाँ पे सर मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा कि मैं आम जनता की सेवा के लिए सिविल सर्विस को सेलेक्ट किया और वो चीज़ आपका दिख भी रहा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आपने खुद का एक स्टार्टअप रेडी किया था, आज पत्रकारिता की न्यूज़ एजेंसी की कितनी वैल्यू है और कितना ज़्यादा कमा रही है, वो एक अनएक्सपेक्टेड है। तो मतलब आप उस समय क्या आपकी मतलब इनकम हो जाती थी, आपके पास कितने टीम थे? देखिए, अगर सही मायने में पत्रकारिता की जाए ना तो उससे कमाया नहीं जा सकता है। अखबार चलाना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है। देश में आज वही अखबार केवल चल रहे हैं जो किसी उद्योगपति के अखबार हैं। सामान्य व्यक्ति अखबार नहीं निकाल सकता है, बहुत टफ काम है। और ये भी एक कारण था कि बहुत जद्दोजहद की कि चाहे कर्जा हो जाए, अखबार चलाना है, लेकिन वो जुनून बहुत ज़्यादा स्थायी नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा अपेक्षाकृत अखबार निकालना आसान हुआ है, जब डिजिटल दुनिया आ गई, सारी एजेंसी भी डिजिटल है, फोटो तुरंत आप मिल जाएगी। उसमें तो एक फोटो के लिए पहले कैमरा बनाओ, फिर वो निकालो, प्रिंट निकालो, फिर ना कोई स्कैनर होता था, मतलब बड़े समस्या होती थी। स्कैनर हालांकि आ चुका था उस समय तक, फिर भी उस समय के कंटेंट में आज कंटेंट बहुत ईजी अवेलेबल है। अभी तो आप AI तुरंत व्हाट्सएप नहीं, विज्ञप्तियां भी आपको व्हाट्सएप पे इतनी आ जाएंगी, आप अखबार तैयार कर देंगे। पहले तो टाइप करें, कैसे करें, मान लो 4 टाइप करने वाले लगा रखे हैं, उनकी सैलरी देना। अब तो अब एक अकेला आदमी पूरा अखबार निकाल सकता है। अब आज मुझे कोई दे दे अखबार निकाल, मैं अकेले अखबार निकाल सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति ना मुझे मेरे साथ ना रहे, मैं अकेले पूरा अखबार निकाल सकता हूँ। सोलो? हाँ, सोलो निकाल सकता हूँ। इतना अब ईजी हो गया, अब बहुत ईजी हो गया। बट ये मलाल तो है कि भाई जिस पेड़ को लगाया था मुझे असमय वो उसका अंत करना पड़ा। आज भी आप देखेंगे RNI की साइट पर, rni.nic.in, उसमें अखबारों का लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन देश में पंजीकृत अखबार हैं। तो जब उसमें डालेंगे वीर सुभाष तो अभी भी खुल जाएगा, सामने नाम लिखा होगा संपादक संजय पांडे। वहाँ मैं संजय पांडे लिखता था, सरकारी सेवा में संजय कुमार लिखता हूँ। तो ये संजय पांडे लिखेंगे तो आज भी जब उसको देख, कभी अचानक रात में मन कर जाता है कि देखें अच्छा अब मेरा अखबार की स्थिति क्या है अभी,
हो सकता है आप कुछ दिन से नहीं देखा, ब्लॉग भी कर दिया होगा, लेकिन ब्लॉग भी दिखेगा वो अच्छा अच्छा। कि ब्लॉग्ड न्यूज़पेपर्स जो जो मतलब अब नहीं चल रहे हैं लेकिन चलते थे, तो उसमें आ जाएगा कि 2003 का है, कब तक रेगुलर रहा है, कितनी कॉपी छपती थी, कहाँ कहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका एड्रेस पर प्रकाशन, अब पूरा प्रोफाइल मेरा होगा उसमें। तो सर जैसे आप खुद एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आज के बच्चे को आप क्या सीख देना चाहेंगे? जैसे हमने आपसे जो कॉफ़ी विद एसडीएम में पूछा भी था, तो आपने एक शब्द कहा था कि सोशल मीडिया अमृत भी है और जहर भी है, इसको आप कैसे लेते हैं? तो जैसे आज के जो युवा हैं वो मतलब अकबकाए हुए रहते हैं कि हम यूट्यूब पे अकाउंट बनाएं, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाएं, फेसबुक पर अकाउंट बनाएं और रात के डालें और सुबह तक वायरल हो जाए। तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक सोशल मीडिया के मतलब कि कैसे वो ग्रो कर सफल हो, ग्रो हो। हाँ, ग्रो ठीक कैसे है, कर अब देखिए सामने वो बैठा है जो ऑलरेडी ग्रो किया हुआ है, मेरे से ज्यादा ग्रो किया हुआ है, फिर भी मैं कुछ टिप्स दे सकता हूँ। अरे जरूर सर। मैं टिप्स देता हूँ और शायद वो कारगर होंगे, राइट और पता नहीं। देखिए पहली बात तो मैं उन युवाओं से चाहूँगा कि सोशल मीडिया बहुत आसान नहीं है वहाँ से अर्न करना, और आप स्वांतः सुखाए आए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसको हम एज ए प्रोफेशन या कुछ एज ए क्रिएटिव राइटर या एज ए क्रिएटिव कंटेंट मेकर के रूप में आप काम करना चाहते हैं, और आपका चैनल अगर आप ग्रो करना चाहते हैं बिना ऐड के, स्पॉन्सर किए बिना, ऐड भी आप सभी में दे सकते हैं, तो उसके लिए कुछ टिप्स दे सकता हूँ कि अगर मान लीजिए आपका फेसबुक में और ट्विटर में, मैं दो में कंपेयर करके बता देता हूँ, अगर दो में आपका अकाउंट है तो कब डालें और क्या डालें ये बता सकता हूँ मैं कि जो फेसबुक है, फेसबुक में वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता है। अच्छा, जितना ज़्यादा इनका सबका एल्गोरिथम है अपना, राइट सर। जो फेसबुक में फ़ोटो जितना ज़्यादा मतलब एक्सपेंड होता है नहीं उतना वीडियो नहीं जाएगा। इसका उल्टा ट्विटर में है, वीडियो आपको ज़्यादा ग्रो करेगा और फोटो आपका कम ग्रो करेगा। अब टाइमिंग की बात है कि टाइमिंग में खासकर ट्विटर में और फेसबुक में अगर आप सुबह 7 से 9 और शाम के 7 से 9 के आसपास में अगर आप पोस्ट करते हैं तो कंपैरेटिवली ज़्यादा उसको व्यूअर मिलता है। एल्गोरिथम उसको ज़्यादा पुश इस टाइप का है, कंपैरेटिव ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा मतलब तीसरा ये चीज़ है कि आप जो वीडियो है उसमें कैप्शन वगैरह ज़रूर डालें। ट्विटर और इसकी बात कर रहे हैं हम दोनों की। और जो अगर आप टैग करते हैं तो टैग बहुत ज़्यादा नहीं लगाएं, उसको वो ऐसा एल्गोरिथम है उसको वो स्पैम मान लेता है, बहुत ज़्यादा उसमें टैग नहीं लगाएं। लेकिन टैग का उपयोग जरूर करें, जो समय का ट्रेंडिंग हो उस ट्रेंडिंग टैग को जरूर लगाएं। पहले सर्च कर लें कि ट्रेंड अब इस समय क्या चल रहा है, खासकर ट्विटर के लिए वो आप टैग लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो जिसका कोई निचोड़ नहीं है, इस सब एल्गोरिथम फेल है, आपको वो चीज़ डालना है जो पब्लिक के लिए उत्सुक लाभकारी हो, सकारात्मक हो। वो चीज़ आप जरूर डालें और कम लंबा कंटेंट डालें। बहुत ज़्यादा अब तो शॉर्ट्स का ज़माना है, राइट सर, यूट्यूब में तो शॉर्ट्स का है ये, ट्विटर वगैरह में भी कम चीज़ डालें और इन्फॉर्मेटिव डालें और क्रमागत रूप से डालें। अच्छा, इसका अपना एक वो है पैटर्न है कि अगर आज आपने 8 बजे डाला, कल फिर 8 बजे डाला आपने ट्विटर पे, परसों फिर डाला, तो आपको वो एक रेगुलर मानते हुए आपकी पेज रैंक ऊपर कर देगा। ओके। इसका एक आसान तरीका बताता हूं मैं जी। मान लीजिए आज आपने 8 बजे डाला, कल आपको 8 बजे टाइम नहीं है, कल आपने 9 बजे डाला, राइट, परसों 7, तो वो उतना नहीं ले पाएगा। इसके लिए तरीका आप शेड्यूल कर दीजिए पोस्ट को। मान लीजिए ट्विटर पे आपने 1 महीने के लिए शेड्यूल कर दी जनरल पोस्ट, और 8 बजे का ही शेड्यूल किया पर डे का, राइट। अब एकदम सटीक, वो तो कंप्यूटर है एल्गोरिथम तो, अब वो देखेगा क्या लगातार 30 दिन तक वो 8 बजे ही डाल रहा है, तो उसको पेज रैंक बहुत ऊपर कर देगा। आपके पेज को सजेशन में ज्यादा भेजेगा वो, और जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, आपका उतना ज्यादा ग्रो करेगा। इसमें आपको कोई विज्ञापन नहीं करना, कुछ नहीं करना है। मेरा 1 साल करीब जब थोड़ा सा मतलब जब मैं सचिवालय वगैरह में था और थोड़ा टाइम मिल जाता था, तो मेरे मैक्सिमम पोस्ट 9:01, 8:01 2 टाइम पर शेड्यूल होते थे। और मेरे ट्विटर में उसमें फॉलोवर 2000 या 3000 या 4000 थे, लेकिन व्यू आते थे उसमें 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे आने लगे। और जब व्यू आएंगे स्वाभाविक तो
फॉलोअर बढ़ेंगे। तो इतनी तेजी से बढ़ा कि एक साल में मेरे ट्विटर में 1 लाख फॉलोवर उसमें हो गए। बट ये भी था कि कंटेंट अच्छा होता था। कभी एस्पिरेंट्स को लेकर के कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे मोटिवेट हों, निराशा से कैसे उभरें, ये सब चीज़ें भी उसमें रहती थी। तो कंटेंट का तो खैर कोई विकल्प नहीं है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, जानकारी परक होना चाहिए, और प्लस सततता इसमें बहुत जरूरी है कि आपने एक दिन में 50 डाल दिए और 50 दिन एक दिन डाले। ज्यादा कंटेंट को भी स्पैम मान लेता है वो। ज्यादा कंटेंट एक दिन में आपको नहीं डालना है, मास प्रोडक्शन। बट ये आप पर लागू नहीं है। आप मेरे से यहाँ ज्यादा काबिल हैं, आपके नहीं सर, खुद आपसे आपके मैं- मिलियंस में फॉलोवर हैं, मैं आपको क्या बताऊंगा। लेकिन चूंकि आपने पूछा तो हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है, राइट सर, तो राइट। इसलिए मैंने वो बता दिया, बाकी अभी लोग भी सीख सकते हैं। अभी जो आपने एक चीज बताया शेड्यूल वाला, वो टाइमिंग वाला, वो एक्चुअल में आपने बताया, और मेरे लिए भी एक नया चीज बताया कि वो इम्पैक्ट एक्चुअल में करेगा। इसलिए करता है, ये सब तो एल्गोरिथम है। हाँ, कोई इंसान नहीं आपको, वो तो कंप्यूटर कंप्यूटर बैठा हुआ है। सिस्टम, एक पार्ट है वो, मतलब एक सॉफ्टवेयर है। तो जब आप वो देखेगा कि एक ही टाइम पर, और ऐसे आप बिना शेड्यूल करे नहीं संभव है, आपको पोस्ट करते करते 2 मिनट आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए 8:01 और 8:02 डिफरेंट टाइम है, Right. उसके लिए एकदम डिफरेंट है। उसके लिए सेम टाइम तभी जब 8:0 हो, अगले दिन भी 8:0 हो, और ये तभी हो सकता है जब शेड्यूल करें। शेड्यूल किया जाए। तो सर, जैसे मैंने आपके सोशल मीडिया पे देखा, आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैंने आपका इलेक्शन वाला भी देखा था कि आपने खुद से ही हाँ, इलेक्शन में गाना गाया खुद से ही आपने गाया इलेक्शन था। में जो मैंने गाना गाया था, राइट सर। वो मेरा उससे 2 काम हुआ। एक तो वो ऐसी धुन थी जो मैं जिस शहर का हूँ, महोबा यूपी में, वहाँ एक आला तर्ज चलती है, आला गायन। तो हमेशा वहाँ का जो आला उदल वाला सुना होगा, पहले चलता था, बहुत गाते थे लोग, बड़े लड़ैया महोबे वाले, इस टाइप का। तो वो टोन मुझे अच्छी लगती थी। हाँ, उस टोन को मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था उस टोन में, और चूंकि मैं इलेक्शन में ही था उसमें, तो मुझे कुछ कंटेंट बनाया। हमारे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सर थे, के रवि कुमार सर, बोले कि चूंकि मीडिया, सोशल मीडिया मैं ही देखता था, कैसे प्रचारित करना है, क्या करना है, तो मैं ही देखता था। तो बोले कुछ गाना बनवाए ना। हम सर, एक हम बना देते हैं। बनाओ, इससे अच्छा क्या है। बनाया, ऐसे ही गा दिया। अब जैसे स्टूडियो था, वहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। उसमें मुझे लगता है लाखों व्यू आ गए थे उसमें, काफ़ी 6-7 लाख व्यू थे, एग्जैक्टली पता नहीं, आप देखेंगे तो आ जाएगा उसमें। तो काफ़ी उससे मुझे लोगों ने सराहा किया, आप तो अच्छा गा सकते हैं। फिर दोबारा नहीं गाया हमने कि नहीं यार, ज़्यादा गवाएंगे तो हम पता चले कहीं और छोड़ के और चले जाए। पहले बहुत भटक गए हैं, पहले पत्रकारिता, फिर वो हमने, अब कहीं नहीं, एक गाया तो, लेकिन लोगों ने पसंद किया था उसको। और यहाँ तक कि उस गाने को उठा करके भारत निर्वाचन आयोग ने अपने इंस्टाग्राम पे उसको स्टोरी बनाई, वो कॉपी करके अपने फेसबुक पर डाला। भारत निर्वाचन आयोग ने, मतलब जो देश का निर्वाचन आयोग है, उसके ट्विटर में डाला गया। और मुझे लगा कि इसका मतलब कंटेंट भी अच्छा, इसका कंटेंट भी अच्छा लगा उनको। राइट सर। तो गाया था, अनुभव ऐसे होता है। सर, मैंने और भी देखा कि आप बीच बीच में कभी संडे को अपना जब अच्छा आता है तो आप गुनगुना लेते हैं, और मैंने देखा भी। तो जब आप माइक पकड़कर गाते हैं सर, तो क्या ये आपका जो थकान होता है, जो आप लोगों से मिलते हैं, तो उसकी मतलब एक ज़िंदगी जीने का एक जश्न है, या फिर मतलब ये आपके अंदर आत्मा की आवाज़ है, या फिर आपका एक पैसन है जो आप गा कर निकालते हैं? मुझे लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो गुनगुनाता नहीं होगा। ये भी बात इनमें से कोई है जो नहीं गुनगुनाता? अकेले में कोई ना कोई गाता ही होगा, सब गुनगुनाते हैं। राइट। संगीत जो है ना, वो नैसर्गिक है, वो आता ही है, सबके मन में रहता है। अब ये होता है, किसी की हॉबी कुछ होती है, कोई शाम को बैडमिंटन खेलता है, कोई चेस खेलता है, कोई कुछ खेलता है। तो जब भी स्पेयर टाइम मिलता है, हालांकि ये सेवा ऐसी है कि स्पेयर टाइम नहीं मिलता है, फिर भी जब कभी मौका मिलता है और वैसा माहौल दिखा, पता चला कि हेडफोन ही नहीं यहाँ पर, पता चला कि आज मोबाइल चार्ज नहीं है, अब चार्ज पे लगा देना है, मतलब कभी सब चीज़ जहाँ मिल जाती हैं, अच्छा, और शांति भी है, तो गाता जरूर हूँ मैं। और अपना गा करके उसमें सेव कर लेता हूँ, डालता नहीं कभी। यदा कदा कभी साल 6 महीने में कभी फेसबुक डाल देता हूँ। उनको वो चूंकि अपने स्वांता सुखाए गाया है, तो अपने पर रख लेता हूँ, नहीं गाता हूँ, गाना चाहिए कभी। तो मतलब जैसे हम लोग एक आम जरिए में गुनगुनाते हैं, तो मतलब जैसे क्या होता है, किसी का एक पैसन टाइप का होता है कि हाँ, अंदर आत्मा से नहीं, आज मुझे एक अच्छा गाना गाना है। देखिए, गाना तो बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा गाना सुन भी लेते हैं ना, मनपसंद गाना, आपका पूरा थकान दूर हो जाएगी। या शाम को अगर आप कोई अच्छा पॉजिटिव गाना 2-3 सुन लीजिए, या कहीं रास्ते में भी जा रहे हो आप अगर गाड़ी में भी जा रहे हैं, और गाड़ी में अच्छा, मैं कभी जब अपनी गाड़ी चला के जाता हूँ, जिस भी, मान लो यहाँ गढ़वा से रांची गया, तो रास्ते भर में गाना सुन के जाता हूँ, और उस जो 4 घंटे की जर्नी होती है, उसके बाद मुझे अच्छा सा एक फ्रेश होता है फील।
स्वाभाविक है कि कोई सकारात्मक ही होंगे, अच्छे गाने ही होंगे, कोई ऐसे नहीं होंगे जो जिनका मतलब कंटेंट अच्छा होगा। मतलब अपना फेवरेट कोई सिंगर? बहुत सारे होंगे, सबका अपना अपना होता है। मेरा कहना है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको संगीत अच्छा लगता है, तो अगर संगीत सुनता है तो आपको आपको हल्का फील कराएगा। इवन हाँ, जब मैं तैयारी करता था राइट। तो मेरे पास बहुत छोटा सा कीपैड वाला फ़ोन था, माइक्रोमैक्स का 900 1100 का कुछ आया था। हाँ। उसमें भी मुझे नहीं पता था इसमें भी गाना बज सकता है। तो मोबाइल वाले से हमने कि इसमें कुछ गाना डाल सकते हैं क्या? हाँ, हाँ। तो बोले हाँ कम डालेंगे, हमें 4 गाने आ जाएंगे। हमने 4 गाने बताए। जब भी मैं रात में गैप करना होता था पढ़ने के बाद, हाँ, हाँ। तो वो नहीं था मेरे पास ईयरफोन जो होता है, तो छत पर जाता था, नीचे तो बच्चे सो रहे होते थे, तो ऐसे ही बिछा करके लेट गया, कुछ छत पर गर्मी के दिन है कुछ है, रख करके वो 4 गाना सुनता था, फिर नीचे आता था, फिर पढ़ाई करता था। तो उन 4 गानों से बहुत बहुत एनर्जी ऊर्जा मिलती थी। अब आपके गाने अलग, आपकी चॉइस हो सकते हैं। सर मैं आपसे परमिशन लेना चाहूँगा। आपका फ़ोन सर मैं कैमरा में दिखा सकता हूँ? हाँ दिखा। ये है, हाँ। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि सर के पास जो फ़ोन है वो मतलब टूटा-फूटा सा है और अरे उससे नहीं कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी रेडमी का है, सस्ता सा फ़ोन है। 9000 का है। तो इसी से सर जुड़ा हुआ मतलब मैं जानना ये चाहूँगा। ऑफिस से मिला हुआ फ़ोन है। अच्छा सर। इलेक्शन ऑफिस से मिला था, ये पर्सनल नहीं है। हाँ। ये भी मैं उसका मोटरोला का है, 17-18 का होगा, लेकिन ये सरकारी है, मेरा नहीं है, अच्छा मेरा सर, खरीदा नहीं है। ये आपका खरीदा हुआ है। हाँ। तो सर ये आप मतलब इतना मतलब सस्ता वाला फ़ोन यूज कर रहे हैं, जैसे कि अब मेरे पास है तो मैं इतना और आज के जो ऑफिसर्स लोग को मैं देखता हूँ तो उन लोग के पास काफ़ी महंगे महंगे फ़ोन्स होते हैं, आईफोन्स कितने अच्छा, लोग रखते हैं। मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ। जी सर। मान लो ये महंगा फोन पेन राइट। है, हाँ। ये सस्ता पेन है, राइट। इससे भी एक यूज एंड थ्रो 2 रुपए का पेन होगा। हाँ, मैं अगर 2 रुपए के पेन से भी साइन करूंगा, हाँ, हाँ। तो क्या वो कम वैलिड होंगे? नहीं, नहीं। इससे करें साइन उतने ही वैलिड होंगे। तो मतलब उसी प्रकार से अगर इससे कॉल करूंगा हाँ। तो भी उतनी ही वैलिडिटी होगी, चाहे आईफोन लेके रखूँ। लेकिन हाँ, पब्लिक अपीयरेंस में लोग मानते हैं कि भाई महंगे कपड़े पहनो, मेरा शौक नहीं है। अब ये लोग जानते होंगे, ये लोग खुद सोचते हैं कि यार ये हमारे सर रोज एक ही पैंट पहनते हैं, हाँ। मेरे पास कुल 2 पैंट हैं। अच्छा, सिर्फ कभी मन में आता होगा, कभी नहीं आया नहीं, कभी आना चाहिए। मैं होता तो आता कि यार 2 ही पैंट में क्या वही मेरा। कल हमारे वो पाल जी आए, बोले सर अभी बाहर थोड़ा धूप निकली है, पैंट सुखाने डाल दें। हमने कि जब हो तब तो डालोगे, वो तो 2 ही पैंट है, वो डले बस खत्म। तो इतना तो मेरा कहना है मतलब है, मेरे यहाँ पर मैंने 1100-1200 के जूते पहने हैं, यही लोग निभा गए थे अपनी पसंद की दुकान में। नहीं तो मेरा कोई 500 जूता नहीं होता। बी मार्ट से खरीदता हूँ। अब बी मार्ट का प्रचार हो जाए भाई, उसका हम मुझे प्रचार नहीं कर रहे हैं। 499 का आता है जूता, वही पहनता हूँ। शर्ट भी मेरी कोई 1000 से ऊपर नहीं होती है। ये भी होगी तो या तो 600 की होगी, या 500 की होगी, या 300 की होगी, ऐसे मेरे रहते हैं। उससे एक फायदा रहता है। जी सर। आपकी सीमित अगर अपेक्षाएं होंगी, सीमित ज़रूरतें होंगी, तो आपके खर्चे सीमित होंगे, आप उल्टी सीधी कामों में नहीं पड़ेंगे। और जो तनख्वाह मिलती है 1.5 लाख, वही ज़्यादा पड़ जाएगी। अरे ठीक है, तो हमारा सेव हो गया, तो सेव हो गया। तो एक अगर ज़्यादा करेंगे आप, हाँ, हाँ। जो आपने फ़ोन पे कहा, जी सर। अगर मान लो हम इसी का मान लो हम 1 लाख का फ़ोन भी ले सकते हैं, तो मेरे सारे साथियों के पास हैं भी। तो अच्छा, उससे होता क्या? कोई विशेष तो नहीं कि हमारा मैं महंगा सस्ता फ़ोन ले जाऊंगा तब भी लोग कहेंगे यार एसडीएम साहब हैं। हाँ, इस थोड़ी कि या मेरा फ़ोन भी ना हो तब भी ये कहेंगे कि यार तब भी वही रहूँगा मैं। मैं मान लो बाहर कभी टी शर्ट में भी निकल गया, तो क्या वो सामने वाला कम रिस्पेक्ट करेगा, कम मानेगा कि नहीं आज तो एसडीएम नहीं है, तब भी एसडीएम रहूँगा। तो इसलिए ज़्यादा इन चीज़ों का आपका मतलब शौक। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ, मैं शौक करना चाहिए। जिंदगी में जो जिसमें अच्छा लगता है करना चाहिए, लेकिन मेरा ये हॉबी है कि मुझे अनावश्यक खर्च नहीं करना है। तो आजकल जो युवा जो हैं, बेरोजगार युवा हैं, ब्रांडेड पहनने के लिए शौक करते हैं। बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड कपड़े हो गए, जूते हो गए, मोबाइल हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, जो कि पैसा भी नहीं कमाते हैं अपने पापा से, अपने गार्जियन नहीं, से। तो फिर वही लोग गलत भी करते हैं। कहीं क्राइम में जो इन्वॉल्व होते हैं, या छीना झपटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब तो वही लोग होते हैं जिनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है। महत्वाकांक्षा ज़्यादा नहीं होंगी तो आप क्राइम करेंगे ही नहीं। क्यों क्राइम करेंगे? अब पैसा कमाने के लिए ही तो आपको क्राइम करना है। मैक्सिमम तो आपराधिक क्राइम है, मतलब एक आध इमोशनल क्राइम तो बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम तो अपराध से मतलब सॉरी आर्थिक क्राइम है। तो मैक्सिमम तो आर्थिक क्राइम ही है, मतलब इकोनॉमिक क्राइम। तो सीमित साधन अगर आपकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं तो आप गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। तो जो इस अब मैं पत्रकार था, मैं बता रहा हूँ,
आप माइंड मत कीजिएगा क्योंकि आप भी पत्रकार हैं। मेरी कुनबा मतलब मेरे कुनबा में मेरी टीम में, क्योंकि और अखबार वालों से दोस्ती हो गई, जितने लोग थे 100% दारू पीते थे। मतलब कि 99 नहीं 100 उनके साथ रहा, फिर भी मैंने दारू पीना नहीं सीखा। अब उनको दारू के लिए रोज चाहिए 400-500, या तो उसकी तारीफ लिखेंगे, या उनकी चमचागिरी करेंगे, या किसी को ब्लैकमेल करेंगे, या पैसा कमाने के लिए घर से तो कर्जा तो लेंगे नहीं। राइट। एक छोटा एग्जाम्पल हो सकता है, और भी शौक रहे हों। कोई दिन में 20 सिगरेट पी जा रहा, कोई 10 गुटखा खा जा रहा। अब मान लो ये नहीं हो सकता है, ऊपर वाली कृपा है कि मैं व्यसनों से बच गया। हो सकता है कि मैं चाहता नहीं बचता, ऊपर वाले नहीं बचा लिया, लेकिन अगर आदमी चाहे तो बच भी सकता है। राइट। मेरा कहना है कि अगर वो चीज़ें नहीं आप करेंगे तो इच्छा सीमित होंगी, आप बेहतर काम कर पाएंगे। तो मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ कि आप बहुत डाउन टू अर्थ रहिए, लेकिन मैं सजेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि जितनी सीमित इच्छाएं रखिए, जितनी सीमित ज़रूरतें रखिए, उस ज़िंदगी का बड़ा आनंद है। आज 47 साल का मैं हो गया, इसी जुलाई में मेरा 47 शुरू हो गया, आज 6 जुलाई को। और जनरली एज के साथ आदमी को नींद नहीं आती है, कम हो जाती है। ये तमाम टेंशन रहती है कि मुझे ये कैसे करना है, क्या करना है, क्या। ये सारे लोग बैठे हैं, मेरे साथी लोग बैठे हैं, 8:30 के पहले मुझे उठना ही नहीं है। एक तरह से गलत भी है, लेट राइजर नहीं है, लेकिन मैं ये इसका दूसरा पक्ष बताना चाहता हूँ कि कितनी साउंड स्लीप सोता हूँ मैं। हाँ। बेखौफ सोता हूँ। कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, एक ही महत्वाकांक्षा है कि भाई किसी की कुछ कर सकूं, समाज का कुछ भला कर सकूं, या जो मुझे यहाँ कमाना है, ये करना है, मैं यहाँ पैसा डालूं, यहाँ जो ज़्यादातर आज की पीढ़ी में यही है। राइट। अब जब उल्टा सीधा पैसा कमाएगा तो उसको चिंता तो होगी कि यार मैं कहीं फंस ना जाऊं, कहीं मेरा लीक ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। अब उन सब में वो टेंशन रहेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसको फिर शुगर हो जाएगी, उसको फिर बीपी बढ़ जाएगा, सब हो जाएगा, 50 बीमारियां घेर लेंगी। या कोई बीमारी नहीं भी घेरेगी तो कम से कम एक बीमारी तो घेर लेगी, जिसको बोलेंगे अशांति या अनिद्रा, वो जरूर होगी। मानसिक टेंशन, तनाव, ये सब। आप अगर सीमित चीजें सोचेंगे और न्यूनतम आपके खर्चे होंगे, आपको 8 घंटे की पूरी नींद आएगी। कितने लोग हैं नींद की गोली खा के सोते हैं, हाँ। या दारू पी के सोते हैं, तब नींद आती है उनको। नींद आती है। ठीक है, तो ये इसका सिर्फ एक ही सूत्र है, इच्छाएं सीमित रखिए। अन इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम लोग फिलोसफी की तरफ जा रहे हैं, दूसरा चीज देखो हम लोग। सर आप बातें इतनी मतलब डीपली चले जाते हैं और उस चीज़ को इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देते हैं कि जाहिर सी बात है सर कि वो बढ़ना ही है है ना। और अच्छा से एक्सप्लेन भी करते हैं ताकि आम जनता को मतलब हमें भी अच्छा से समझ में आ जा रहा है। सर जैसे कि आप के यहाँ खुद एक कोर्ट लगती है ज़मीनी मामलों के विषय में, तो सर आपके यहाँ जब कोर्ट लगता है तो कभी ऐसा हुआ कि किसी के दबाव में आकर आपने कभी गलत जजमेंट सुना दिया? या फिर दो चीजें हैं, एक तो आपने कहा जमीन को लेकर के, ये गढ़वा में ही नहीं, मुझे लगता है और कहीं भी ऐसा हो सकता है। सबको लगता है कि एसडीएम मतलब जमीन का अधिकारी है, सिर्फ जमीन के को आपकी गलती नहीं है। अच्छा जी सर। अच्छे एडवोकेट्स को भी लगता है कि जमीन का है तो आपके पास आना है। मैं जमीन का मजिस्ट्रेट नहीं हूँ। ये अलग बात है कि 80-90% केस मेरे पास जमीन के आते हैं। मैं एक्चुअल में हूँ लॉ एंड ऑर्डर का मजिस्ट्रेट, कि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होना चाहिए, समाज में अशांति नहीं होना चाहिए। वो मुझे देखना है, वो अशांति के कारण कुछ भी हो, जमीन विवाद भी उसमें एक कारण है कि दो पक्ष लड़ रहे हैं, उनमें जमीन विवाद के चक्कर में मारपीट ना हो जाए, कहीं सांप्रदायिकता के माध्यम से मारपीट ना हो जाए, पुरानी रंजिश से मारपीट ना हो जाए, कहीं मान लीजिए रास्ता ही खराब है, उसी में ही ट्रैफिक वालों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कहीं पर अनावश्यक पार्किंग है, उसी से लड़ाई ना हो जाए। हजारों कारण हो सकते हैं, कहीं अशांति ना हो जाए। ये हमारा काम देखना है कि कानून व्यवस्था बरकरार रहे, सामाजिक सौहार्द बरकरार रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रहे, वो मेरा मकसद होता है। इवन में दो भाई के बीच का भी हो सकता है, हम बैठा के समझौता करा दें, पड़ोसियों में समझौता करा दें, बट यहाँ पर चूंकि ज्यादातर विवाद जमीन के हैं, तो वो चीजें मेरे पास आती हैं और उनको ही लगता है कि अब यहाँ पहुंच गए तो मेरा काम हल हो जाएगा। वो बेचारे इच्छा से मतलब इतनी अपेक्षा से आते हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसके लिए एक अलग न्यायालय होता है, सिविल कोर्ट, जमीन विवादों के लिए। अच्छा। मैं सिर्फ दो लोग लड़ते हुए या दो जगह से आग जल रही है, मैं सिर्फ पानी डाल सकता हूँ, हमेशा के लिए बता सकता हूँ, लेकिन शांत कर सकता हूँ, राख तब भी जल सुलगती रहेगी। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं केवल,
कि आगे कुछ ना हो तो हम कह देंगे कि भाई आप 10 दिन तक ना जाइए दोनों लोग, आप 15 दिन तक न जाइए, मैक्सिमम हम 60 दिन तक कह सकते हैं। उसको बोलते हैं, पहले चलता था धारा 144, अब उसको BNSS 163 कर दिया गया। हम वो लगा सकते हैं कि आप लोग दोनों लोग वहाँ ना जाइए। अच्छा। जैसे दो लड़ते थे ना पहले, कई बार तो लोग साइड साइड कर देते ना, मान लो हाँ, आप बीच बचाव कर दिए, हाँ, हाँ। तो आपने बीच बचाव कर दिया, अभी लड़ाई शांत कर दी, लेकिन क्या आपकी बीच बचाव से गारंटी है कि कल नहीं लड़ेगा वो? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वही एसडीएम का रोल है कि आप तत्कालिक उसको शांत कर दीजिए। या आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, हाँ, उसको प्रिवेंटिव ही हम उठवा लेते हैं, या उसको वारंट जारी करके चाहे नोटिस करके कि हाजिर हो हमारे पास, हमें लगता है कि आप शांति भंग कर सकते हैं। जी, वो कहे नहीं सर ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं हो, ठीक है, दो जमानती लाइए जो गारंटी लेंगे आपकी कि हम अगर आप गड़बड़ करोगे तो हमारी ज़मीन लिखी हुई है। तो वो हमने क्यों किया कि ये अगर करना भी चाह रहा होगा तो वो नहीं कर पाए। तो हमारा काम रहता है, प्रिवेंटिव काम रहता है। अब आपने कहा कि दबाव में, जी सर। तो चूंकि देखिए मेरा ही मानना है कि जब न्यायालय आप चला रहे हैं हाँ, हाँ। तो वहाँ आप ईश्वरीय काम कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं वहाँ अच्छा, पर, भगवान। आप किसी व्यक्ति का काम नहीं कर रहे हैं। राइट सर। न्याय कौन दे सकता? जैसे लोग आते हैं ना कि सर न्याय चाहिए हमें, न्याय सिर्फ वो कर सकता है, हम लोग सिर्फ माध्यम बन सकते हैं। राइट हम सर। प्रयास करेंगे आपको न्याय देने का, न्याय के नज़दीक पहुँचने का प्रयास करेंगे। मानवीय गलतियाँ हो सकती हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको वही न्याय मिले जिस न्याय की आप अपेक्षा करके आए हैं। बट और फैक्टर्स होते हैं, इधर के वकील हैं, इधर के वकील हैं, अच्छा। वो अपनी बात नहीं रख पा रहे या हम नहीं समझ पा रहे हैं, और केस की संख्या लंबी है, 1000 केस के आसपास राइट। देखते होंगे पूरा महीना में। हाँ, हाँ। तो हो सकता है कि अनइंटेंशनली किसी को 19-20 हो जाता हो, लेकिन 100% मेरी ये कोशिश रहती है कि एकदम तटस्थ रह करके, दबाव का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। जब आप वहाँ बोल रहे कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में होता है कोई मजिस्ट्रेट, राइट सर। अगर वो दबाव के रूप में आता है तो वो अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता है। उसको सिर्फ दबाव एक ही चीज़ का होना चाहिए, नीति का, कानून का, कि वो अपनी नीति पर चल रहा कि नहीं चल रहा, नीति से नहीं भटके, राइट। उसको दबाव ये होना चाहिए। किसी व्यक्ति का, किसी प्रभावशाली व्यक्ति का, किसी बड़े अधिकारी का, किसी बड़े नेता का, उसको अगर दबाव है, हाँ, इसका मतलब है कि वो उस पद पर, वहाँ उस कुर्सी पर बैठने लायक वो नहीं था। वो संविधान के नहीं, वो संविधान के अनुपालन में के लिए आया है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेश के अनुपालन के लिए नहीं आया है। अगर वो कोई आता है दबाव में तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे से आप निश्चिंत रहिए कि मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि अपनी कार्यशैली में मैं 24 कैरेट प्रयास करता हूँ कि तटस्थता रहे, कोई पक्षपात ना रहे और कोई दबाव ना रहे। हमारे पास तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सर जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो सर मैं आपसे एक अंतिम सवाल जो कि मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कॉफी विद एसडीएम जरूर पूछिएगा। वही सर ये गढ़वा जिला के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप ने एक नया मुहिम चालू किया, कॉफ़ी विथ एसडीएम। तो सर जब आप कॉफ़ी विथ एसडीएम करते हैं तो क्या आप सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं, कि या फिर आम जनता की भलाई के लिए आपके अंदर जो, जहाँ से आपने कहा कि मैं पत्रकारिता छोड़कर और यहाँ पे आया हूँ, इस जोन में आया हूँ, तो वो एक नया मुहिम आप चालू करना चाह रहे हैं, या फिर इसके पीछे आपका क्या रहा जो आपने शुरू किया कॉफ़ी विथ एसडीएम? देखिए, ये तो सिस्टम के अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि सिस्टम का तो काम ही है, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जी सर। उसका तो काम ही है कि आम पब्लिक की बातें सुनना, आम पब्लिक के नज़दीक रह के काम करना। जी सर। तो ये तो प्रो सिस्टम है, अगेंस्ट सिस्टम नहीं है। अब रही बात कि ये क्यों शुरू किया या क्यों, देखिए जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जी सर, जो नया आज की डेट में जो अपेक्षित है दुनिया भर में, यही नहीं पूरी दुनिया में जो नया प्रशासन अपेक्षित है, जिसका दौर चल रहा है, वो है पब्लिक ओरिएंटेड। अब कोई तानाशाही या थोपने वाला प्रशासन नहीं है, कि हम कितना ज़्यादा हम इंक्लूसिव यानी कि समावेशी और पार्टिसिपेटरी यानी सहभागी, हम समावेशी और सहभागी प्रशासन हम कितना कर सकते हैं, उतना अच्छा प्रशासन हम कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। जी सर। तो हमारी डिलीवरी, हमारी जो सेवाएं हैं
वो ज़्यादा जनोन्मुख कैसे होंगी, ज़्यादा पब्लिक ओरिएंटेड कैसे होंगी, जी सर। जब हमें पहले पता तो चल पाए कि पब्लिक की समस्या है क्या। राइट। पब्लिक जब हमारे पास जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, हाँ सर। तभी तो हम आंसर बता पाए। हाँ। तो हमें पता चल जाए कि वहाँ गैप कहाँ कहाँ है। ओके। एक तरीका था कि अपने हम बॉस जूनियर से पूछ लें, सारे थाना प्रभारियों से पूछ लें, सारे जो अन्य विभागों के इंस्पेक्टर से पूछ लें कि भाई सब चीज़ ठीक है, हाँ सब ठीक है, वो कभी गलत नहीं बताएंगे। राइट सर। लेकिन अगर हम बजाय उनसे पूछने के हाँ, हाँ। हम संबंधित वर्ग के लोगों से ही पूछ लें कि राइट। भाई आपकी क्या समस्या है, हाँ। तो शायद हम ज़्यादा बेटर कर पाएँ। अब समाज तो बहुत बड़ा है, अब कैसे बुलाएं, किसको बुलाएं? तो इसके लिए एक साथ तो हम सबको, पूरे समाज को नहीं सुन सकते थे। जी। तो मुझे लगा कि हम सेगमेंटाइजेशन कर दें, छोटे छोटे सेगमेंट बना दें, तो समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग सप्ताह में हमने सोचा रखते हैं। डेली तो हम बुला नहीं सकते भाई, राइट और सर। बहुत सारे काम आपका हैं। हर एक बुधवार को चलता है अब अरे नहीं तो हाँ, हफ्ते में। तो अब अलग अलग दिन मतलब पर डे रख नहीं सकते हैं और दिन भर नहीं बुला सकते हैं। तो जब तक हमें गैप नहीं मालूम चलेगा, जी सर। तब तक हम कैसे अपेक्षा पूरी कर पाएंगे। राइट सर। और गैप के लिए अब जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण बताता हूँ जी। कि हमने टैक्सी ड्राइवर को बुला लिया। हाँ। अब टैक्सी ड्राइवर भी मान के चलिए हमारे यहाँ 1500 है, उदाहरण। हाँ, जी। हम 1500 साथ तो नहीं बैठ सकते हैं कि 1500 साथ बैठा लें हम। तो रैंडम में अखबार में दे देता हूँ कि भाई टैक्सी वाले आज आमंत्रित हैं। ऐसे जरूर होंगे जी सर। जो पहले से सोच रखे होंगे कि हमें एसडीएम से मिलना है मिलना है, वो सुन के आ जाएंगे कि हाँ आज कि yes, हम सर। जाते हैं। अब कोई मान लो, कई बार तो क्या होता है दूसरे ब्लॉक से आ जाता है, हम उसको भी सुनते हैं कि ठीक है भले ब्लॉक का है, समस्या तो सेम हो सकती है। जैसे मेरी सुनी थी सर आपने। हाँ क्योंकि तो मैं अलग अलग ब्लॉक, कभी कभी रंगारेड्डी से आ जाता है, कभी रंका से आ जाता है। तो मान लीजिए अलग अलग इलाके के जो आपस में संबंधित भी नहीं है, हाँ। वैसे लोग एक सैंपल का रूप में आ गए। जैसे हम देखते हैं चावल पका है नहीं पता, तो वो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स का एक अच्छा सैंपल बन जाता है कि हाँ भाई ये 30 लोग आ गए। उन 30 की जब समस्याएं सुनते हैं, हाँ। तो एक हमें ओवरव्यू बन जाता है कि इस जिले में या हमारे अनुमंडल के टैक्सी ड्राइवर्स को क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही होंगी, वो सब पॉइंट आउट कर लेते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं तो सिर्फ उन्हीं की सॉल्व हो पाएंगी जो वहाँ आए हैं, बताएंगे कि मेरा ये नहीं बन पा रहा, मेरा मैया सम्मान योजना वाइफ को नहीं मिल रहा, फलाना फलाना। बट जो उनके समूह की समस्याएं हैं, क्या हमें वहाँ पर एंट्री फीस देनी पड़ती है, वहाँ पर तंग करता है फलाना, ये तो एक जानकारी मिल जाती है, अच्छा इस शहर में टैक्सी ड्राइवर्स ये समस्याएं झेल रहे हैं। नोट डाउन उसके पहले मेरे दिमाग में भी कुछ चलता रहता है कि टैक्सी ड्राइवर्स को बुलाएंगे तो ये जरूर हिदायत देंगे हाँ। कि ये आप गलत करते हैं, आपको ये सुधार करना है। तो इधर से भी शुरू होता है कि जैसे देखिए अभी आपने रक्षाबंधन वाले मिठाई पे हाँ कि आपको अब ये चीज़ें सुधारना है, और आपको मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, अगर ये कर लेंगे तो आपका अच्छा मैसेज जाएगा और आपको करना चाहिए। उनको नैतिक रूप से मोटिवेट करते हैं। तो वो 1 घंटे का जो समय होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अनुपयोगी नहीं साबित होता है। हालांकि मैं पब्लिक, चूंकि पब्लिक का ही समय मैंने चुराया, उस समय वर्किंग टाइम होता है, राइट तो पहले लगता था मुझे कि लोग क्या कहेंगे यार कि पब्लिक आवर में 1 घंटा ये गपशप कर रहा, तो फिर लगा कि नहीं, वो भी तो मेरा पब्लिक ही है जिससे बात कर रहे हैं। और तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एक उस ग्रुप से सुन रहे हैं सारी समस्या फिर को। क्या करते हैं हम, जिन जिन विभाग से संबंधित उनकी शिकायतें होती हैं, उन विभागों को चिट्ठी जाती है कि मेरे अमुक डेट पर ये लोग आए थे, इनकी ये समस्या है कि रिजॉल्व करके मुझे बताओ। ओह। कुछ को वहीं से फ़ोन कर देते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, आगे से रिपीट नहीं होना चाहिए, वो कर लेते हैं। हाँ, हाँ। और एक उन 25-30 लोगों का मेरे पास डाटाबेस भी आ जाता है, नाम नंबर फलाना सब रजिस्टर आ जाता है। हाँ। कभी जरूरत पड़ी कुछ जानने की तो कभी भी उनसे पूछ सकते हैं। हर हफ्ते ऐसे मान लो 30, 40, 50, कभी कभी 70 तक भी आए हैं लोग। एवरेज मान लो 40 मान लो। मान लीजिए महीना में 4-5 हफ्ता होते हैं, 4 ही मान लीजिए, 160 लोगों से मिले नए से। मैं करूँ 160 से भी कम कर दीजिए, 150 लोग से ही मिले, तो वो 150 में एकदम नया आदमी होता है। हाँ। जिससे 1 to 1, जैसे मान लो आज आपसे हमने बात की, अब मुझे आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाएंगे, 1 घंटा काफ़ी होता है। राइट सर। तो वो 150 मेरे लगभग अपने आत्मीय लोग हो गए, उनके साथ बैठे, गपशप किया, चाय कॉफ़ी आपस में शेयर किया, उनके दुख सुख जाने। कहीं लॉ एंड ऑर्डर मान लो होता है इशू, हम वहाँ जाते हैं, मान लो पथराव भी हो जाता है, एटलीस्ट वो 150 में से कोई व्यक्ति पत्थर मेरे ऊपर नहीं चलाएगा। और वो 150 क्या करेंगे, अगर मान लो सबसे एक भी होगा, तो वो समझाएगा, नहीं एसडीएम साहब तो अच्छे आदमी है यार, वो तो अच्छे आदमी सुनते हैं सब, सुनते हैं, और तुरंत आके मेरे पास आ जाएगा कि अरे सर मैं फलाना हूँ, आपके पास कॉफी में गया था। तो ये फर्क मुझे लॉ एंड ऑर्डर में भी काम आता है, फायदा होता है। सूचना। फिर वो जब 30 लोग मेरे पास, मान लो आज 40 लोग आए, उनके पास मेरा भी नंबर चला जाता है। कई बार वो भी फोन करते हैं
उनको मैं बोल देता हूँ, कभी भी निश्चिंत होकर के एक एसडीएम के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में आप फॉर्म कर सकते हैं, आप मेरे परिवार के हिस्सा हुए। राइट सर। अब वो क्या करता है, कुछ आसपास कुछ गलत होता हुआ दिखता है ना, हाँ हाँ तो उसको कॉन्फिडेंस रहता है। तो जब मैं बोलता हूँ एसडीएम साहब को, फोन हाँ। करता है, सर देखिए यहाँ ऐसा हो रहा है, शायद वो कॉन्फिडेंस उसमें तब नहीं आया होता अगर मैंने उसको नहीं बुलाया होता तो। 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं हुआ हाँ, होता। जब वो फोन करता है तो उस बुराई से निपटने के लिए मुझे एक डाटाबेस मिल जाता है कि अच्छा 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 ऐसा है। नहीं तो मुझ अधिकारियों कौन गवाह बनेगा, कौन सूचना देगा, वो कहेगा साला हमें को फंसा देगा ये, या हमें को गवाह बनना पड़ जाएगा, फालतू में मेरा नाम आएगा, मेरी दुश्मनी हो जाएगी। तो उसे पता होता है कि जब सर इतने अच्छे हैं, सर से बात की है तो हमारा नाम गोपनीय रखेंगे, उसकी भी समस्या सॉल्व होती है और उसकी समस्या सॉल्व हुई मतलब मेरी समस्या सॉल्व हुई। भाई पब्लिक के लिए वेलबींग, पब्लिक के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना तो मेरा काम है ना, राइट। वो फायदा होता है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज आया था। कॉफी विद एसडीएम वाला। हाँ, अब कॉफी विद एसडीएम टर्म कहाँ से आया, वो तो एक कैची टाइप का था हाँ। कि पहले तो मुझे लगा कि कॉफी विद पब्लिक रखना चाहिए इसको। अच्छा। फिर हमने कहा यार चूंकि पब्लिक तो हर बार बदलती रहेगी, एसडीएम हर बार कॉमन है, तो हाँ। मैंने उसको कहा कॉफी विद एसडीएम कर देते हैं। भाई लोग तो हर बार बदलेंगे, राइट सर। एक आदमी जो फिक्स रहेगा वो एसडीएम फिक्स रहेगा। कैटेगरी भी बदलेगी क्योंकि हाँ, आप हाँ। अलग अलग कैटेगरी में, आपने जैसा कहा था कि आपने थर्ड जेंडर को भी बुलाया वो भी था आए थे, और उनके लिए एक सबके आई कार्ड बन गए हैं, पहले नहीं थे। हाँ। और कई समस्याएं थी, राइट। अलग अलग लोगों को बुलाया है। इवन एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसे लोग भी बुलाए थे जो कभी जनरली सामने आते नहीं हैं। हाँ। एक ऐसे ग्रुप को बुलाया था कि जो पहले कभी शराब पीते थे, ओके। वो शराब छोड़ चुके हैं, उनको बुलाया था। हाँ। नहीं हो गया, अब तो 6 महीने हो गया, 6 महीने या 4 महीने हो गया होगा, तो उनको बुलाया। हाँ। अब कितना टफ था कि मान लो आप नहीं चाहते कि यार कोई बजाने कि हम शराब पीते भी थे, लेकिन आए हाँ। करीब 20-25 लोग आए, उन्हें बताया कि हम कैसे दलदल में फंसे थे, कैसे फिर उभरे, अब क्या अनुभव कर रहे हैं, ताकि हमने कहा उनकी कहानी सुन के अगर ये 30 लोग आए हैं, अगर 30 भी छोड़ देंगे हाँ। तो मेरा सफल हो गया। कभी कभी ऐसे बुला लेते हैं, कभी कभी ऐसे ही बुला लेते हैं जो एकदम परेशान ग्रुप है, जैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स के परिजनों को बुलाया था, 35 लोग कुछ आए थे उसमें, उनको क्या क्या समस्याएं मिल रही हैं, पड़ रही, सामना पड़ रहा, खून लेने में क्या दिक्कत है, उनको अस्पताल जाने में क्या दिक्कत है, कौन कौन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कैसे उनकी प्रक्रिया आसान हो जाए, उसके लिए काम किया भी और आज भी काम उसका अभी तक वो कारगर दिख रहा है। कुछ फिर से करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत उन लोगों को मिल गई थी, उनको समय से खून मिलने लगा था। हाँ। ब्लड बैंक पे मेरी सीधा निगरानी रखने, आज भी ब्लड बैंक का मुझे मैसेज आया होगा डेली, हर 3 घंटे मैसेज आता कि आज इतना खून है। इस बहाने ब्लड बैंक को समझा, मतलब चीज़ों को समझने में और लोगों को सीधा डिलीवरी कराने में, जो सीधा हम सर्विस की डिलीवरी करते हैं उसको मुझे पता चल जाता है कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी जो है कि कॉफ़ी विद एसडीएम में हाँ, तो मुझे डिटेल लगता में है मिल कि वो एक अच्छा गवर्नेंस का टूल कह सकते हैं। शुरू में लगा, कई लोगों को भी लगा कि अरे क्या कर रहा है ये, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें गलत कुछ नहीं है। तो कभी मन किया था कि इसको रोक दिया जाए? नहीं, एक एपिसोड ऐसा नहीं हुआ जो रोका हमने, है ना? बल्कि इस बार हाँ हाँ। मंगलवार को मेरा पीएचडी का एग्जाम था, राइट। लौट के आया तो मुझे 11 या 10:30 आते ही मुझे 10:30 हो गया यहाँ आने में। 11 बजे से मैं अभी तक मुझे पता भी नहीं किसको बुलाना है। हाँ। ठीक है, इसके बाद डीसी साहब के साथ जाना था फील्ड विजिट में, बस गया 12। हमने क्या आज तो कॉफी विद एसडीएम मेरा मिस हो गया। इन लोगों से बात की, हमारे साथी लोग जो, हमने कहा था ये सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, इन लोगों से बात की कि यार इस बार तो हमारा छूट जा रहा है, हम छोड़ना नहीं चाहते, चाहे 2 बजे करेंगे नहीं करेंगे। हाँ। और मेरा है कि अभी त्यौहार है, मिठाई वालों को हम लोग बुला लेते हैं। और ये ठीक भी है, कहीं ना कहीं 10-11 बजे सुबह मिठाई वाला बहुत दुकानदार बिजी रहता है, हाँ। और रात में बिजी रहता है, शाम को 8 बजे। अभी 2 बजे उसका टाइम भी सही रहता है, हाँ। हाँ। इसमें भी कोई भलाई है, उसको 2 बजे टाइम रखते हैं। तो हम हाँ। 2 बजे टाइम रखा, 2-4 मिठाई वालों को कहा कि भाई तुम अब और लोगों को बोलो। हाँ। अब चूंकि अखबार में देने का टाइम था नहीं, राइट सर। इधर हमने फूड सेफ्टी अफसर को बोला कि आपके संपर्क में जितने सबको मैसेज करो कि आपको सादर आमंत्रित किया, कहीं ये मत बोलना कि आपको आना ही आना है, उनको ये ना लगे कि हम आदेश दे रहे हैं। राइट। ये इनफॉर्मल संवाद है, इनफॉर्मल रहने दीजिए, सिर्फ बोलिए कि एसडीएम साहब ने बुलाया है, आपको समय हो तो आइए। देखा शाम के 2 बजे 40 लोग आ गए, तो वो भी मिस होने की उम्मीद थी इस बार, क्योंकि मैं दूसरे, लेकिन नहीं मिस हुआ। अभी तक तो एक एपिसोड मिस नहीं हुआ। तो सर आप जैसे थोड़ा सर के पास समय कम है इस वजह से, तो सर आपने जो मेरा स्टूडियो देखा सर, वो आपको सर कैसा लगा सर? देखिए, कहीं भी रचनात्मकता हो और कहीं भी नई सोच हो, उसका हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए। ये आपकी मौलिक सोच है। राइट सर।
आपने रमना में कहीं ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा कि बना कर कोई यूट्यूब चला रहा होगा, नहीं देख रहा होगा। तो जहाँ मौलिकता होती है वो हमेशा प्रशंसनीय है, और इस मौलिकता से और लोग प्रेरित हों। मैं तो ये कहूँगा, आपने एक छोटे से पहले सर हमारा मट्टी का घर था सर। वही मैं कह रहा हूँ, जी एक सर। छोटे सामान्य परिवार से, बल्कि कह सकते हैं सामान्य से भी नीचे परिवार से उठ जी करके सर। और विषम परिस्थितियों में आपने ये सोचा कम से कम। थोड़ा हालांकि ये टफ काम है, सब कोई इसको नहीं कर सकता है, और सब कोई इसको कॉपी भी मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बड़ा संघर्ष है। इतना आसान दिखता है, इतना आसान नहीं होता है। क्या ये जानते हो कितने ने मेहनत की होगी, कितने साम दाम दंड भेद पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, राइट। कितनी रातें जग के काम किया होगा। तो ये टफ काम नहीं है, लेकिन डेडिकेशन है तो कोई चीज़ असंभव नहीं है। टफ तो है लेकिन असंभव नहीं है। और आज अगर इन्होंने अपने एक थीम पे लेकर के कि सीखने की चीज़ें डालते हैं, जी अगर उस थीम पे लेकर के अपने एक छोटे से मशीन वही मोबाइल से के माध्यम से 37 लाख लोगों का इन्होंने परिवार बना लिया है, और वो बढ़ना ही है, घटना नहीं है। राइट। तो ये आपकी जिजीविषा और आप कुछ कर गुजरने की आपकी ये इच्छा को दर्शाता है। और ज़रूरी नहीं कि आज यूट्यूब है कल यूट्यूब रहे। राइट सर। जो भी आगे आएगा आप वहाँ भी झंडा गाड़ेंगे, ये तय है। क्योंकि जो संघर्ष की प्रवृत्ति होती है वो कभी नहीं मरती है, वो इन बर्थ होती है, बाई बर्थ होती है, वो जीवन पर्यंत चलती है, वो नैसर्गिक है ज़िंदगी में इंसान के अंदर। तो आप जहाँ भी आप का हाथ डालेंगे, ये संघर्षशीलता मुझे लगता है बनी रहेगी, और मेरी शुभकामनाएं भी है कि संघर्षशीलता बनी रहे। और जो आपका प्लेटफॉर्म है, और अभी तक मैं ज़्यादा आपकी कंटेंट में नहीं गया कि आप क्या डालते हैं, समय नहीं मिल पाया। एक बार कोशिश किया कि मैं जाऊं, आपकी कंटेंट में नहीं जा पाया, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आप ऐसी चीज़ें बनाइए, दिखाइए कि उससे यूथ मोटिवेट हो सकता है वही बना भी रहे हो आप, यूथ मोटिवेट हो। आज डिप्रेशन में यूथ जा रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है, उस चैनल के माध्यम से अच्छे मतलब लोगों में पॉजिटिव वाइब्स पैदा करिए, सकारात्मक प्रवृत्तियां लाइए, देशभक्ति की चीज भावनाएं उसमें भरिए, और जो भौतिकता दिनों दिन बढ़ रही है उसके में भी बताइए कि इंसान को इंसान बनाने के लिए जो कुछ भी आप डाल सकते हैं वो सब चीज़ें डालिए। सूचनाएं भी दीजिए, लोगों के पास सूचनाओं की कमी है, या सूचनाएं ऑथेंटिक नहीं मिल पा रही हैं, या गूगल जितना ज़्यादा इंटरनेट का जो संसार आया है उसने और कंफ्यूज भी किया लोगों को। राइट सर। तो एकदम ऑथेंटिक चीज़ें डालिए, जो एकदम आपको लगे कि यथार्थ है वही चीज़ डालिए, कोई इसमें मिसगाइड लोग ना हो। क्योंकि आप चाहे तो किसी को मिसगाइड भी कर सकते हैं। यस। आप मीन्स जो भी आप नहीं करेंगे, मतलब एक क्रिएटर है, वो चाहे तो किसी को मिस इन्फॉर्मेशन या मेल इन्फॉर्मेशन दे सकता है, वो नहीं देना है। कभी फेक न्यूज को बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि कोशिश कीजिए कभी कभी महीने में एक आध बार फेक न्यूज पर बोलिए कि फेक न्यूज कैसे पहचानें, या ये फेक न्यूज है, इसको भरोसा मत करें। ऐसे लोगों को अवेयर कीजिए। साइबर क्राइम बढ़ रहा है, उससे संबंधित जो आपके पास जानकारियाँ हों उसको भी आप लोगों तक पहुँचाइए। और जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासकर जो यूथ को लेकर के हैं, उनको बताइए। कई बार तो इतना काम करता है आपका छोटा सा बताना कि वो जीवन भर याद रखता है कि उन्होंने रास्ता बताया था। कितने लोग आपसे प्रेरित होकर वो काम करते हैं। कई लोगों को पता नहीं होता ऐसा होता है, लेकिन हम बता दें नहीं इसका ऐसा हो जाता है, उतना ही उसको काफ़ी है, वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ऐसे सूचनात्मक आप कंटेंट दीजिए, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप खूब आगे बढ़िए। और गढ़वा के लिए भी अच्छी चीज़ है कि ऐसे यूथ यहाँ पर हैं जो कुछ काम कम से कम कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, और सोच तो रखते कम से कम। जी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कीमती समय निकाला, और आम जनता के लिए, हमारे खास करके गढ़वा ज़िला के लिए आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियाँ शेयर की है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमारे स्टूडियो में पधारे सर, इसका एक थैंक यू। नहीं, हमें भी अच्छा लगा यहाँ करके। हमें अच्छा लगा। और जो लोग आपके साथ होंगे टीम के सभी साथियों को भी बहुत शुभकामनाएं, आगे एकदम बढ़े। जो आपके सब बाकी लोग आए हैं, हमारे गुप्ता जी हैं और सब लोग हैं, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। और कुछ मिलके सकारात्मक कीजिए सब लोग मिलकर के, और आपका मार्गदर्शन रहेगा सर एकदम आगे। और जो सकारात्मकता है ना, वो मतलब वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न मिलता है। पुरुषार्थ जो है ना कभी बंजर नहीं जाता है। राइट सर। जैसे होता है ना कि आपने बीज दबा दिया है, वो उग नहीं रहा है। हो सकता है कि बंजर जमीन में वो ना होगे कोई बीज, लेकिन अच्छे काम का जो बीज डाल देते ना, वो उगना ही उगना है, वो बंजर जाना ही नहीं है। आपको मिलेगा रिटर्न, ऊपर वाले भरोसा रखिए, आपको रिटर्न मिलेगा। बस नेक नियति से अच्छे मन से आप काम करते रहिए, और
आपका चैनल भी खूब ग्रो करे। जी सर। चैनल के साथ भी आप कुछ और भी कुछ करना चाहते हैं सोशल वर्क में या कुछ भी समाज हित में, तो उसमें हमारा हमेशा आपको सहयोग मिलेगा। जी सर। और जितने भी यूथ हैं गढ़वा के, उन सब से भी हम कहेंगे कि आप कुछ भी अच्छा कीजिए, कुछ भी समाज हित में कीजिए, जिला प्रशासन का पूरा आपको साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।